बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने एक न्यू नावल रीड करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। गुलनैन आज पहली बार हेशम खान बिला झिझक इसके कमरे का दरवाजा खोलकर इसके कमरे में चला आया था। गुलनैन की सफेद रंगत सर्द पड़ गई थी। वो अपने आंसू को हाथ की पूंछ से रगड़ कर पहुंचती हुई बेड से खड़ी होगी, दुपट्टा माथे तक खींच लिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हेशम खान ने कभी नजर उठाकर इसकी सिमत इतने गौर से नहीं देखा था जैसे इस वक्त देख रहा था। जी साहब, मैं ठीक हूँ। इसकी आवाज भराई हुई लग रही थी, जिस पर हेशम खान के चेहरे की तशवीश और परेशानी मजीद बढ़ गई थी। वो एक बार फिर नजर उठाकर बगौर देखने पर मजबूर हो गया। बख्तावर तो बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? वो काफी रसानियत से मगर नपे-तुले अल्फाज में पूछ रहा था। कुछ नहीं साहब, बस बुखार हो गया था। गुलनैन का जिस्म हल्के-हल्के लरज़ रहा था और टांगें भी कांप रही थी। इसके वजूद में जरा भी सकत नहीं थी, फिर भी वो अपने कदमों पर खड़ी थी। कमाल बहादुरी थी इसकी। तुम्हें बुखार था तो बख्तावर तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गई? अब की बार इसका लहजा सख्त हो चुका था। अब मैं ठीक हूँ, इसलिए छोड़ गई। गुलनैन की हलक से आंसुओं का गोला सा फंस गया और आंखें पानियों से डुबडुबा गई। लेकिन मुझे तो तुम कहीं से भी ठीक नहीं लग रही। साहब आप थके हुए हैं, मेरी फिक्र न करें, जाकर आराम करें। गुलनैन ने अपने बेरबत अल्फाज को बमुश्किल यकजा किया था। गुलनैन, साफ साफ बताओ बात क्या है? बख्तावर ने कुछ नहीं साहब, बख्तावर बीबी तो बहुत अच्छी हैं। गुलनैन का लहजा हनूस भराया हुआ था। तो फिर लाइबा ने कुछ कहा? नहीं नहीं साहब, किसी ने कुछ नहीं कहा। इसने कहते हुए सर झुका लिया। इसे अपने जख्मों की तरह अपनी आंखों के रिसने का भी डर था, इसीलिए पलकों के साथ साथ सर भी झुका लिया। तुमने कल मेरे नंबर पर फोन किया था, लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई और मीटिंग की वजह से मैं भी तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सका। क्या बात थी? क्यों फोन किया था? हिशम खान को बात करते करते इसकी कल वाली फोन कॉल याद आ गई। आपने कल कॉल नहीं की साहब, तो आज हाल पूछने का क्या फायदा? गुलनैन की कटोरा सी आंखें छलक पड़ी थी। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? हिशम खान बुरी तरह चौंक गया। कुछ नहीं हुआ साहब, कुछ भी तो नहीं हुआ। किसी गरीब के साथ कुछ हो भी जाए तो समझो कुछ नहीं हुआ। इसकी आवाज में अजीब किरचियों की सी टूट फूट सुनाई दे रही थी और लहजे में हल्के जहर की आमेजिश थी। इसके अल्फाज में कुछ चुभ रहा था। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो गुलनैन, बताओ क्या हुआ? बख्तावर ने कुछ कहा या लाइबा ने कोई बात की? तुम्हें किसी ने मारा पीटा? क्या हुआ आखिर? हिशम खान का लहजा तेज और आवाज बुलंद हो चुकी थी, जिस पर गुलनैन से मजीद जब्त नहीं हो सका और वो धाड़े मार मार कर रोती हुई हिशम खान के कदमों में गिर गई थी। और हिशम खान अपने कदमों में गिरी तड़प तड़प कर रोती हुई गुलनैन को फटी फटी आंखों से देख रहा था। की हो गया? हिशम उठ जाए प्लीज, इतना टाइम हो रहा, नाश्ता बना दिया मैंने, अब गर्म नहीं करूंगी। लाइबा ने दोबारा आकर आवाज दी तो आवाज में बेजारी घुली हुई थी। हिशम खान ने चेहरे से कंबल हटाकर इसे देखा। वो दरवाजे से वापस पलट रही थी। लाइबा, इसने बेसाख्ता आवाज दी। जी, इधर आओ। इसने अपने करीब आने का इशारा किया। फिलहाल फारिग नहीं हूँ, आप नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता टेबल पर लगा कर आई हूँ। इसने हरी झंडी दिखा दी। लाइबा, हिशम ने इसे दोबारा आवाज दी, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती नीचे चली गई। हिशम खान का मूड सख्त ततमसा हुआ। वो झंझलाता हुआ उठकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आ गया था। वो पहले से कुर्सी पर तैयार बैठी इसका इंतजार कर रही थी। हिशम खान खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ के वो नाश्ता करने लगी। पराठा लेंगे? नो थैंक्स। इसके नपे तुले थैंक्स पर लाइबा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। खफा हो गए? नहीं, मुझे खफा होने की क्या जरूरत है भला? वो ग्लास में जूस डेलते हुए ताल्लुकी से बोला। तो फिर मुंह क्यों सूजा हुआ है? मेरा मुंह? तुम इससे क्या मतलब? आपका मुंह सिर्फ आप ही का ही नहीं है, इस पर मेरा भी कोई हक है, वो छेड़ने वाले अंदाज में बोली। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब मैं हक जताना चाह रहा था तब क्या हुआ था? बात क्यों नहीं सुनी? वो नाराजी से घूरते हुए पूछ रहा था। तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? अब सुना दे, वो मुस्कुराकर बोली। कमरे में सुनाने वाली बात डाइनिंग टेबल पर कैसे सुनाऊं? हिशम की जुबानी बात पर लाइबा के चेहरे के रंग बिखर गए थे। ऐसी भी क्या बात थी जो सिर्फ कमरे में सुनी जा सकती है? वो अनजान बनते हुए बोली। रात को कमरे में आना, फिर बताऊंगा। वो इसे गहरी नजरों से देखते हुए कह रहा था। लाइबा बेसाख्ता खिलखिलाकर हंसती थी। बच्चे कहाँ हैं? हिशम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हमीदा के पास खेल रहे हैं, इसने मुलाजमा को बताया। यानी तुमने फारिग होते हुए भी मेरी बात नहीं सुनी? हिशम को अपनी बात ना सुनने का अभी तक अफसोस हो रहा था और लाइबा दिल खोल के हंस रही थी। प्लीज नाश्ता कीजिए, वरना इसी अफसोस में पूरा दिन गुजर जाएगा। लाइबा ने हंसते हुए इसे नाश्ते की तरफ मतवज्जा किया तो इसे मसनूई खफकी से घूरते हुए नाश्ता करने लगा था। ओए गुलनैना, कहाँ हो बच्चा? खान बाबा की आदत थी। वो घर में दाखिल होते बेटी को आवाज देते तो इनकी आवाज पर भागी आती थी। अरे बाबा, आप आ भी गए? वो दुपट्टे से हाथ पहुंचते हुए तेजी से बाहर आए। तो क्या मैं रात रहने गया था? वो सारा सामान गुलनैन को थमाते हुए हंसे। मेरी किताबें भी ले आए आप? इसने थैले में झांकते हुए पूछा। ओए खाना खराब, किताबें तो रह ही गई। उन्होंने याद आने पर अपने सर पर हाथ मारा। इसीलिए तो कहती हूँ बाजार जाते हैं तो रात रह कर ही आया करें, बस वापसी की जल्दी होती है। वो खफा हो रही थी। अरे पगली, मुझे वापसी की जल्दी इसलिए होती है कि मेरी गुलनैन घर पर अकेली होती है, इसीलिए तो फौरन वापस आ जाता हूँ। घर से बाहर जाकर भी मेरा ध्यान घर की तरफ ही लगा रहता है।
खान बाबा बड़े फ़ख्र और मोहब्बत पाश अंदाज़ से बता रहे थे। गुलनैन मज़ीद खफ़ा होने लगी। किस चीज़ का डर लगा रहता है आपको? आपका घर कहीं भाग जाएगा या आपकी गुलनैन कहीं भाग जाएगी? वो इनसे लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। अरे मेरी पगली गुलनैना, ना तो तुम्हारे कहीं भागने का डर है, ना ही घर के भागने का डर है। पुत्र, डर लगता है तो सिर्फ़ इस ज़माने से। ज़माना बहुत ज़ालिम है। ज़रा तरस नहीं खाता, इसीलिए बेटी को तन्हा छोड़ते हुए डरता हूँ। लेकिन बाबा, इसमें ज़माना कहाँ से आ गया? मैं कहाँ और ज़माना कहाँ? अब घर में बैठे हुए भी कोई डर है भला? इसे हैरत हुई। अरे पुत्र, तू 7 कोठरियों में रह पर फिर भी ज़माने से डर। ज़माना 7 कोठरियों में भी तुम्हारे पीछे नहीं जाएगा, लेकिन ज़माने की बेरहम ज़ुबान 7 कोठरियों में भी तुम्हारे पीछे जाएगी। खान बाबा ने ढके-छुपे अल्फाज में बेटी को समझा और वो माशाअल्लाह इतनी समझदार थी कि फ़ौरन समझ भी गई। कुछ समझी कि नहीं? मैं समझ गई हूँ, इसने आहिस्ती से सर हिलाया। चलो तो फिर जल्दी से हंडिया बना लो, मैं जाकर तुम्हारी किताबें ले आऊँ। वो वहीं से वापस पलट गए। अरे नहीं बाबा, अभी रहने दे, कल ले आइएगा, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। इसने ने दोबारा बाजार जाने से मना किया। कल भी तो मैंने ही लेकर आनी है, अच्छा कि आज ही ले आऊँ। कल जुम्मा होगा और बाजार जल्दी बंद हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मौसम बहुत खराब हो रहा है, बारिश शुरू होने वाली है। इसने मौसम में बरआलूद होते देख कर खातून ने मना कर दिया। अरे ये मौसम तो रोज ही ऐसा होता है, मैं भी ले आता हूँ। शाबाश, तुम हंडिया बना लो। वो कहकर गेट से निकल के गुलनैन इन्हें पीछे से आवाजें देती रह गई। वो भला गुलनैन की बात कैसे टाल सकते थे? इसकी किताबें नहीं आई थी तो इन्हें चैन कैसे आता? वो पछता रही थी किसने किताबों का जिक्र ही क्यों किया था। वो किचन में आकर सब्जी बनाते हुए भी हौल रही थी क्योंकि बारिश के इम्कान बढ़ गए थे। माहौल में बादलों की गरज और घूर अंधेरा फैलने लगा। किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती थी। उफ, इनके पास तो छतरी भी नहीं है। इसने चूल्हा जलाकर हंडिया चढ़ा दी और किचन की बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर बाहर झांका और जमीन पर बरसने वाली बूंदें देखकर दिल थक से रह गया। वो रफ्ता-रफ्ता हंडिया भी बना चुकी, लेकिन खान बाबा अभी तक वापस नहीं आए। इसकी तशवीश बढ़ गई। वो छतरी लेकर बाहर निकल आई। कादिर खान, कादिर खान! इसने गेट के करीब आकर चौकीदार को जोर से आवाजें दी। क्या बात है गुलनैन? कादिर खान छतरी लेकर सामने आ गया। हवा इतनी तेज थी कि छतरी भी हाथों से निकली जा रही थी। बाबा बाजार गए थे, अभी तक नहीं आए। मेरे साथ चलो इन्हें देखने। वो परेशान थी। अरे परेशान क्यों होती हो? बारिश की वजह से कहीं रुक गए होंगे। कादिर खान ने तसल्ली दी। नहीं कादिर खान, वो कहीं रुकने वाले नहीं है। जरूर कोई मसला हो गया इनके साथ। गुलनैन किसी तसल्ली को मानने वाली नहीं थी। लेकिन गुलनैन, इस बारिश में कहाँ ढूंढने जाओगी इन्हें? कादिर खान तूफानी बारिश देखकर फिक्रमंदी से बोला। कहीं भी जाऊंगी, तुम बस मेरे साथ चलो। वो खफकी से बोली तो कादिर खान को चुप होना पड़ा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, वो मान के, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो जहमत से बच गया। अभी कदम आगे बढ़ाई थे कि खान बाबा गेट से अंदर दाखिल होते नजर आए। लो, वो खुद ही आ गए। इसे खान बाबा को देखकर खुशी हुई, जबकि गुलनैन की परेशानी मजीद बढ़ गई क्योंकि खान बाबा से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और वो सर से पांव तक बारिश में भीगे हुए थे। बारिश का पानी इनके कपड़ों से निचोड़ा था। बाबा आप ठीक तो हैं? इतनी देर क्यों लगा दी? वो छतरी लेकर इनके करीब आ गए। हाँ ठीक हूँ, तुम अंदर चलो। वो बमुश्किल कदम उठा रहे थे, तकलीफ का एहसास इनकी आवाज में भी रचा हुआ था। गुलनैन ने छतरी फेंक कर इन्हें सहारा दिया, अंदर ले आई। कादिर खान भी इनके साथ ही था। बैठिए, इसने कुर्सी खींची। आह! इनके मुंह से बेसाख्ता एक कराह निकली। बाबा आप बताते क्यों नहीं कि आपको हुआ क्या? नैन का दिल घबरा रहा था। बस बेटा, आते हुए पाँव फिसल गया। इन्होंने आहिस्ती से कहा और इनकी नजर इनके घुटने पर जा पड़ी। जमीन से रगड़ लगने की वजह से इनकी शलवार का कपड़ा घुटने से फटा हुआ था। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੱਡਦਰਮੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਆराम ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। हाय मेरे अल्लाह! वो तड़प उठी थी और फर्श पर दोजाना बैठते हुए इनकी शलवार का पौंचा चढ़ा दिया। उफ! घुटने से खून रस रहा था। ये तो बहुत गहरी चोट है। अरे शुक्र करो बच्चा, कोई हड्डी पसली टूटने से बच गई, वरना घर भी नहीं आ सकता था। बाबा ये मेरी वजह से हुआ ना मैं किताबें कहती हूँ ना अब दोबारा बाजार जाते। गुलनैन को अफसोस हो रहा था। पुत्र, हर चीज का एक बहाना ही बनता है। अंकल तो वैसे सही है। अच्छा उठे यहाँ से, गर्म कपड़े पहने, मैं पानी गर्म करके लाती हूँ, जख्म साफ करके पट्टी बांध देती हूँ। वो कादिर खान के साथ इन्हें कमरे में ले आई और कपड़े निकाल कर इनकी तरफ बढ़ा दिए और जल्दी जल्दी मैं इनके लिए चाय भी बना ली। कॉफी काफी सर्दी थी, वो ठिठर रहे थे। देखिए बीबी, इनको सर्दी की वजह से बुखार हुआ और इसी सर्दी की वजह से ये बुखार उतर नहीं रहा। आप इन्हें गर्म कमरे में रखने की कोशिश करें। खान बाबा को इस रोज बारिश में भीगने की वजह से बुखार हुआ था और आज 10 दिन हो गए थे, वो बुखार नहीं उतरा था। यहाँ तक कि इन्हें अस्पताल में भी दाखिल करवा दिया गया, लेकिन फिर भी इनका बुखार कम नहीं हुआ था। गर्म कमरे में? वो नासमझी से पूछ रही थी। मेरा मतलब है कि आप इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवा दें, वहाँ हीटिंग सिस्टम है, यहाँ वार्ड में हीटर की सहूलत नहीं है। डॉक्टर ने इसे फर्क समझाया और गुलनैन सर झुकाकर मुट्ठी में दबे चंद सौ के नोट देखती रहेगी जो इसने खान बाबा की आज की दवाइयों के लिए थाम रखे थे। पिछले 10 दिन से मुसलसल डॉक्टर से दवाइयों का बिल दे देकर पूरे महीने का खर्चा उठ गया था। डॉक्टर इसे कहकर चला गया कि पलट कर बाबा को देखने लगी जो शदीद बुखार की वजह से कनूदगी की हालत में थे। गुलनैन, कादर खान ने आवाज दी। साहब को फोन करो, कादर खान ने मशवरा दिया। साहब को? इसके कदम ठिठक गए। तो और क्या, इस मुसीबत के वक्त और कौन काम आएगा? वो इसे समझा रहा था। गुलनैन के पास समझने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कादर खान से फोन नंबर लेकर अस्पताल से बने छोटे से पीसीओ की तरफ चल दी। वहां जाकर नंबर डायल किया तो कॉल फौरन मिल गई। हेलो, हिशम खान स्पीकिंग। दूसरी तरफ से हिशम खान की भारी आवाज सुनाई दी। सलाम साहब, एबटाबाद से गुलनैन बात कर रही हूँ। इसकी
आवाज़ बेहद धीमी थी। हिशम खान यकीनन चौंका था, इसके अंदाज से लग रहा था। गुलनैन, खैरियत? तुमने फ़ोन क्यों किया? वो वाक़ई परेशान हो गया। बाबा बहुत बीमार है, बताते हुए इसकी आवाज़ लरज़ रही थी। क्यों? क्या हुआ खान बाबा को? पिछले 10 दिन से बुखार है साहब, और 2 दिन से इन्हें अस्पताल में एडमिट करवा रखा है। बहुत परेशानी बनी हुई है, इन्हें ज़रा भी होश नहीं है। गुलनैन की आवाज़ भर आ रही थी और हिशम खान ने फ़ोन बंद कर दिया। खान बाबा दी ढीठपन दा अंजाम देख लो हुण। खैरियत? आप ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? लाइबा अपनी निगरानी में हमीदा से कपड़े धुलवा रही थी जब हिशम खान की गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर तेजी से घर के मरकजी हिस्से में आ गया और वो राहदारी की सिमत बढ़ रहा था। मैं एबटाबाद जा रहा हूँ, वो तेज-तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला। एबटाबाद? क्यों, खैरियत तो है? लाइबा मुतफक्कर हुई। खान बाबा बीमार है, अस्पताल में एडमिट है। वो दरवाज़ा खोलकर अपने बेडरूम में आ गया। अल्लाह खैर करे, आपको किसने बताया? वो भी इसके पीछे अंदर आ गई। गुलनैन का फ़ोन आया था। वो वार्डरोब का पट खोलकर अपना बैग और कपड़े निकालने लगा। ओहो! ये तो वाक़ई बहुत परेशानी की बात है। लाइबा को भी सुनकर परेशानी हुई। बस दुआ करो इनके लिए। हीशम बाथरूम में जाकर अपने ब्रश वगैरह उठा लाया और बैग में ठूँस दिए। तुम ये कपड़ों की पैकिंग कर दो, मैं तब तक मैनेजर से पता कर लूँ कि इसने सीट कंफर्म करवाई या नहीं। वो जेब से मोबाइल निकालते हुए उजलत से बोला, इसने कराची से बाय एयर जाना था, लेकिन इतने में मैनेजर की कॉल आ गई, इसकी सीट कंफर्म हो चुकी थी। थैंक यू यार, इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। पैकिंग होगी? वो लाइबा की सिमत मुड़ा। लाइबा ने बैग की ज़िप बंद कर दी। ओके, मेरे शूज़ निकाल दो। वो वार्डरोब के खुफिया खाने से कैश निकालते हुए बोला, ये कुछ कैश तुम अपने पास रख लो। इसने लाइबा को कैश थमा। लेकिन हिशम, मैं अकेली कैसे? लाइबा ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा, मगर हिशम इसकी अधूरी बात का मफहूम भी समझ चुका था। डोंट वरी, तुम अकेली नहीं रहोगे। मैंने बख्तावर को फ़ोन कर दिया, वो शाम तक तुम्हारे पास आ जाएगी और इंशाल्लाह मेरी वापसी तक वो यहीं रहेगी। हिशम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी वापसी कब तक होगी? वापसी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो खान बाबा की तबीयत देखकर ही बताया जा सकता है। बस तुम अल्लाह से इनकी सेहत की दुआ करो। हिशम इसे काफ़ी तसल्ली देकर बच्चों से मिलकर रुखसत हुआ था और इस वक़्त खान बाबा की तरफ से वाक़ई बहुत परेशान था। एयरपोर्ट पहुँचा तो फ्लाइट का टाइम हो चुका था। शुक्र था कि इसे फ्लाइट वक़्त पर मिल गई, वरना काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता। खान बाबा, हिशम इनके करीब झुकते हुए आहिस्ती से बोला। इन्होंने इसकी आवाज़ पर बमुश्किल आँखें खोलकर देखा। हिशम? इनकी बूढ़ी आँखों में बेयकीनी थी। जी? खान बाबा, मैं हिशम ही हूँ, कैसे हैं आप? वो इनका हाथ अपने हाथ में दबाते हुए बोला। इनका हाथ बुखार की हिद्दत से तप रहा था। अल्लाह का करम, जो चाहे सो करे। वो पलकें मौनते हुए नहींफ सी आवाज़ में बोले। हिशम इनकी आवाज़ पर मुश्किल सुन सका। अल्लाह बेहतर करेगा खान बाबा, आप हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी डॉक्टर से बात करता हूँ, नहीं तो आपको ले चलता हूँ। इसने खान बाबा की ढारस बंधाई। अरे नहीं पुत्र, इधर आ, मेरे पास बैठ, बड़े दिनों बाद तेरी सूरत देखी। खान बाबा ने हिशम का हाथ पकड़ लिया। कादिर खान, जाओ तुम डॉक्टर्स को बुला कर लाओ। हिशम ने इशारा किया। मैं बुला कर लाती हूँ। गुलनैन तेजी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद दोनों डॉक्टर्स आ गए थे। आप इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट करें। इसने डॉक्टर्स को इशारा दिया और अगले 10 मिनट के अंदर-अंदर इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। पैसे के बलबूते पर अस्पताल के सारे अमले में जैसे तेजी और फुर्ती की लहर दौड़ गई। नर्सें और डॉक्टर्स भी जी सर कहने पर मजबूर थे। प्राइवेट अस्पताल था, यहाँ ज़्यादा पैसे वाले की कदर थी, ये माजरा गुल्ला ने खुद अपनी आँखों से देखा। वो 2 रोज़ से जिस स्टाफ के पीछे जूतियाँ घिसा रही थी, इस वक़्त वही स्टाफ हिशम खान की एक आवाज़ पर भागा आ रहा था। सिर्फ़ इसलिए कि इन्होंने इससे बिल से ज़्यादा वसूल करना था। बच्चे कैसे? खान बाबा ने हिशम से बच्चों की खैरियत पूछी। सब ठीक है, बस आप ही जल्दी से ठीक हो जाएँ। वो इनके पास बेड पर आ बैठा। बूढ़ा बंदा बस एक बार गिर जाए तो फिर उठ नहीं सकता। ये क्या कह रहे हैं खान बाबा? आप तो हमारे सरों पर साहिबान की मानद हैं, हमारा सबसे बड़ा सहारा हैं आप। हिशम के दिल को कुछ हुआ था। इंसान का सबसे बड़ा सहारा अल्लाह की ज़ात है पुत्र, यहाँ कोई किसी का सहारा नहीं। वो आंखें बंद किए बोल रहे थे क्योंकि खोलकर देखते तो बुखार की तपिश से आंखें जलती थी, पानी बहना शुरू हो जाता था। अल्लाह की ज़ात सहारे के लिए किसी को वसीला भी तो बनाती है। हिशम खान इनका बाजू दबा रहा था। हाँ बिल्कुल, इंसान ही इंसान का वसीला बनता है। इन्होंने हाँ में हाँ मिलाई। मैं आपको इस्लामाबाद ले चलता हूँ, वहाँ से अस्पताल ना पुत्र, मेरे बेजान वजूद को खज्जर ख्वार मत करना। अगर आ गई तो सुकून से आने दो मौत को, भागने दौड़ने से कौन सा रुक जाएगी। वो इस्तेज़ाइया हंस रहे थे जबकि गुलनैन की हंसी सिसकी निकल गई। हिशम भी परेशान हो उठा। इधर आ गुलनैन, इधर मेरे पास बैठ। इन्होंने हाथ के इशारे से बेड पर बैठने को कहा। अरे पगली, रो क्यों रही है? इधर मेरे पास बैठ। इन्होंने दोबारा कहा तो गुलनैन को उठकर आना ही पड़ा। हिशम खान तो जानता है ना मुझे गुल सनोबर से कितना प्यार था। वो अपनी बीवी का नाम ले रहे थे। जी। और मेरी गुलनैन मेरी गुल सनोबर की निशानी है। ये निशानी मैं तुम्हारे हवाले करूँ, संभाल के और ध्यान से रखना। इन्होंने गुलनैन का हाथ पकड़कर हिशम खान के हाथ पर रख दिया। वो दोनों इनकी बात पर लरज़ गए थे। खान बाबा, ये कैसी बातें करें हम आपके ठीक होने की दुआएं करें और आप हैं कि मैं अब ठीक हूँ, बस तुम्हारा इंतजार था शायद। मेरे बाद मेरी बेटी का कोई वाली वारिस नहीं है सिवाय इस पाकज़ात के। मेरी बेटी के सर पर हाथ रखना, अच्छा भर देख कर रुखसत कर देना। मेरी गुलनैन बहुत साब्र शाकिर है, जिस हाल में रखोगे खुश रहेगी।
वो बेटी की तारीफ कर रहे थे, गुलैन छम-छम रोई थी। इसके बाप को आखिरी लम्हात में भी इसी की फ़िक्र थी और हिशम खान गुमसुम बैठा था। हालाँकि खान बाबा और भी बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन इनके अल्फ़ाज़ में दिल में गड़े रह गए। रात भर वो इनके पास बैठा रहा, वो बातें करते रहे, लेकिन जैसे फजर का वक़्त हुआ, इन्होंने वापसी का सफ़र बाँध लिया। एक तरफ फजर की अज़ानें हो रही थी और एक तरफ वो कलमा शरीफ पढ़ रहे थे। ओए होए! बेचारी गुलैन कल्ली रह गई। ये घर हिशम खान का था, लेकिन यहाँ ज़्यादा वक़्त गुलनैन ने गुज़ारा था। वो तो जैसे ही जवान हुआ पढ़ने-लिखने और कारोबार के चक्कर में पड़कर कराची चला गया, जबकि गुलनैन जब से पैदा हुई इसी घर में रह रही थी। और शायद इसीलिए इस घर से निकलते हुए जितनी तकलीफ़ गुलनैन को हुई थी, इतनी हिशम खान को नहीं हो रही थी। आज खान बाबा की वफ़ात के 1 हफ़्ते बाद वापस कराची जा रहा था, इसलिए गुलनैन को भी इसके साथ जाना पड़ रहा था। क्योंकि गुलनैन के लिए खान बाबा ने हिशम खान को मुहाफ़िज़ मुंतखब किया, वो इनके फ़ैसले से इन्हराफ कैसे कर सकते थे? वो हिशम खान के साथ ही इस घर से निकल आई, अपने बाबा का लाड-प्यार सब इसी घर में छोड़ के जा रही थी। इस घर का चौकीदार कादर खान भी आँसुओं से रो रहा था। हँसते-खेलते चंद दिनों में ये घर कैसे उजाड़ और वीरान हो गया था। वरना इस घर से हर वक़्त दोनों बाप-बेटी के हँसने और कभी लड़ने की आवाज़ें आती रहती थी और आज हर तरफ सकूत का आलम था। दरो-दीवार चुप थे, बस खान बाबा की गुलनैन रो रही थी। वो अपने बेआवाज़ बहने वाले आँसुओं को दुपट्टे में जज़ब करती, खामोशी से आकर गाड़ी में बैठ गई। कादिर खान इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था। गुलनैन ने बमुश्किल अपनी चीखों का गला घोंटा था। यहाँ रोती तो बहुत से लोग मशकूक हो जाते, वो अपने साथ-साथ हिशम खान को भी तमाशा नहीं बना सकती थी। इसलिए दिल के दर्द को दिल में ही दबा दिया था। मामू आ गए, अम्मी मामू आ गए। बख्तावर के बच्चे हिशम खान की गाड़ी देखते खुशी से चिल्लाना शुरू हो गए। बाबा आ गए। इरज भागती हुई आकर हिशम की टांगों से लिपट गई। इसने बाप को गाड़ी से उतरने का मौका भी बमुश्किल दिया। जी मेरी जान, बाबा आ गए। हिशम ने छुपकर इसे बाहों में उठा लिया और बेसाख्ता माथे पर प्यार किया था। गुलनैन गाड़ी से उतरते हुए बाप बेटी के सीन में खो गए। हिशम, लाइबा की बेताब सी आवाज़ सुनाई दी। बख्तावर लाइबा भी बाहर निकल आई थी। आपने बताया नहीं कि आप कराची पहुंच गए? लाइबा अपनी धुन अपने ध्यान में बोलती हुई आगे आई थी। लेकिन गाड़ी की दूसरी साइड पर नजर आते नस्वानी वजूद को देखकर कदमों में जंजीर पड़ गई। ये कौन है? इसके मुंह से बेसाख्ता सवाल निकला। ये बाबा की बेटी गुलनैन है। हिशम ने तारुफ करवाया। गुलनैन यहाँ? बख्तावर भी चौंक कर सामने आई और गुलनैन को देखकर इसे भी दिल का गुबार निकालने का बहाना मिल गया। वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी की वजह से खान बाबा की ताज़ियत के लिए एबटाबाद नहीं जा सकी थी। हालांकि इसने कोशिश बहुत की थी। आज खान बाबा की गुलनैन खुद इनके इसके सामने आ खड़ी हुई। वो दोनों गले मिलकर ऐसा रोईं कि सारे गम तड़प उठे थे। लाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। आज हमारे एबटाबाद से सारे रिश्ते खत्म हो गए, सारा घर खाली हो गया, ताले लगा दिए खान बाबा ने। बख्तावर तड़प तड़प कर रो रही थी। लाइबा प्लीज समझाओ बख्तावर को। हिशम ने लाइबा को इशारा किया। बख्तावर बस करो, वो इतने दिनों से थकी हुई आई है, उसे दम तो लेने दो। लाइबा ने बमुश्किल बख्तावर को पीछे हटाया। अपने हाथों से पाला था हमें खान बाबा ने, और मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आखिरी बार इनकी सूरत भी नहीं देख सकी। बख्तावर के आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। बस तुम इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो, ये रोना-धोना इनके किसी काम का नहीं। इसने बख्तावर को समझाया। गुलनैन के कंधे पर हाथ रखा। आओ गुलनैन, तुम अंदर आ जाओ, शाबाश। लाइबा गुलनैन को बाजू से थाम कर अपने साथ अंदर ले आई थी। यहाँ बैठो, इसने सोफे की तरफ इशारा किया। हमीदा, हमीदा, इसने मुलाज़िमा को आवाज़ दी। जी बेगम साहबा, जल्दी से जूस लेकर आओ, फ्रिज में रखा है। जी बेहतर। हमीदा सर हिलाती हुई चली गई और थोड़ी देर बाद ट्रे में फ्रेश जूस लेके के ग्लास ले आई। एबटाबाद के मुकाबले में कराची का मौसम खासा खुश था। इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। लाइबा और बख्तावर वगैरह ने गर्म कपड़ों की बजाय रेशमी जॉर्जेट और शिफॉन के कपड़े पहने हुए थे। चाय की जगह जूस सर्व किया जा रहा था। क्या हुआ था खान बाबा को? ये सवाल बख्तावर पूछना चाहती थी, लेकिन गुलनैन के ख्याल से चुप हो रही थी। सफर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? लाइबा ने माकूल से सवाल किया। नहीं। भूख से है तो खाना लगवाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं। थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ करवा देती हूँ। लाइबा का दिल इसकी तरफ से बेवजह ही नरम हुआ जा रहा था। कमरा? गुलनैन ने सर उठाकर देखा। अरे तो और क्या, तुम इस घर में मुलाजमा बन के नहीं बल्कि मेहमान बन के आई हो। मेहमानों को कमरे में ठहराते, क्वार्टर में तो नहीं। लाइबा ने इसका गाल छूकर जवाब पेश किया। लेकिन इसने कुछ कहना चाहा। भाभी ठीक कह रही है गुलनैन, तुम यहाँ मुलाजिम नहीं हो, मेहमान हो। बख्तावर ने इसके हाथ पे हाथ रखते हुए लाइबा की हाँ में हाँ मिलाई और गुलनैन चुप हो गई। इसके पास इनकी अपनायत का जवाब नहीं था। 1 महीने पहले इसने कभी भी नहीं सोचा भी नहीं था कि आने वाले महीने में इसकी ज़िंदगी किस तर्ज पर चल निकलेगी। वो कहाँ से कहाँ आ जाएगी। मनमौजी और लापरवाह ज़िंदगी गुज़ारते-गुज़ारते इसे परवाह की ज़िंदगी गुज़ारना पड़ जाएगी कि कोई इस पर एतराज़ ना करे, किसी को कुछ बुरा ना लगे, और इसी कोशिश में वो अपने अंदर की गुलनैन को एक हॉल में बंद कर चुकी थी। इसे वैसा जीना था जैसा लोग चाहते थे, लेकिन अब ये भी शुक्र था कि इस घर के दोनों मालकान हिशम और लाइबा बहुत अच्छे इंसान थे। दोनों ने इसे अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया और चंद ही दिनों में इस घर में रच बस गई थी। और लाइबा इस चीज़ पे बेपनाह खुश थी। रियली गुलनैन, मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ। लाइबा ने खुलकर इज़हार किया। क्यों बेगम साहिबा? बस मुझे यूँ लगता है मुझे अपनी दिन भर की तन्हाइयों का साथी मिल गया। मेरी इतनी औकात कहाँ बेगम साहिबा। अरे छोड़ो औकात-वौकात को गोली मारो। तुम मुझे बेगम साहिबा ना कहा करो, लाइबा कह लिया करो। लाइबा आजकल बहुत खुश-खुश रहने लगी थी। नहीं बेगम साहिबा, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हालाँकि लाइबा ने हज़ारों जतन करके देख लिया, लेकिन वो नहीं मानी। मुत्तफ़िक हुई तो सिर्फ़ लाइबा बीबी। ठीक है, जैसे बख्तावर बीबी कहती हूँ उसी तरह आपको लाइबा बीबी कह लूँगी। वो मान गई थी और लाइबा खुश हो गई। चलो इतना भी काफ़ी है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। लाइए आज खाना मैं बनाती हूँ।
गुलनैन ने लाइबा के हाथ से गोश्त का पैकेट थाम लिया। लेकिन मैं तो आज बिरयानी बनाने लगी हूँ। आप परेशान ना हो, मैं बिरयानी भी बना लेती हूँ। गुलनैन ने इसे तसल्ली दी। इसे महीना भर हो गया था यहाँ आए हुए, लेकिन लाइबा ने कभी भी खुद से इसे काम वगैरह करने को नहीं कहा। गुलनैन खुद ही छोटे-मोटे काम निपटा देती, लेकिन अब वो संजीदगी से सोच रही थी कि कुछ और नहीं तो घर के कामों की ज़िम्मेदारी उठा लेती हूँ। लाइबा बच्चों को सँभाल लिया करेगी और आज बातों-बातों में इसने शुरुआत कर ली थी। बेगम साहबा, वो बशर रो रहा है, शायद दूध पीना है इसने। हमीदा ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। अच्छा तुम जाओ, मैं इसका फीडर लेकर आ रही हूँ। लाइबा फौरन उठ खड़े हुई और फ्रिज से दूध निकाल कर गर्म करने लगी। हमीदा वहीं से पलट के और लाइबा इसका फीडर तैयार करने लगी। मैं इसे दूध पिलाकर अभी आती हूँ। वो गुलनैन से कहती हुई बाहर निकल के गुलनैन खाना बनाने में लगी। गोश्त पानी में भिगो कर रखा और चावल साफ करने बैठ गई। अभी कीमा मटर और रायता वगैरह भी बनाना था। इसके हाथों में तेजी आ गई थी। नाले हुणे तो बिरयानी बनानी सी। बिरयानी दे नाल होर भी डिशां बनदियां, साडे ते कोई नहीं बनदियां। बिरयानी बिरयानी होती है फिर। फजर की पहली अजान पर इसकी आंख खुल गई और वह मजीद सोने का ख्याल तर्क जहन से तर्क करते हुए कंबल हटाकर उठ गई। इसका रुख वॉशरूम की तरफ था। मुंह हाथ धोकर वजू किया, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होगी। आधे घंटे में वो नमाज वगैरह से फारिग होकर कमरे से बाहर निकल आई। किचन में आकर ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह बना रही थी कि बाहर लॉन्च में फोन की बेल बजने लगी। वो प्याज और छुरी बास्केट में रखकर कपड़े से हाथ पोंछती हुई बाहर आकर कॉल अटेंड कर ली। हेलो, इसने आहिस्ती से कहा। गुड मॉर्निंग गुलनैन, कैसी हो? वो दूसरी तरफ बख्तावर की फ्रेश सी आवाज सुनाई दी। अरे बख्तावर बीबी आप? गुलनैन को सुबह सुबह इसके फोन पर हैरत हुई। क्यों इतनी हैरत क्यों हो रही है? बस आपकी इतनी सुबह फोन करने पर हैरत हो रही है। गुलनैन नरमी से बोली थी। मुझे पता था तुम सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठती हो। मैं अभी नमाज पढ़ के फारिग हुई हूँ। रात को तुम्हें ख्वाब में देखा था, इसलिए उठते ही सबसे पहले तो ख्याल तुम्हारा आया। बख्तावर सुबह-सुबह फ़ोन करने की वजह बता रही थी। मुझे ख्वाब में देखा, खैरियत? गुलनैन ने हंसकर पूछा। पता नहीं यार, बहुत अजीब-सा ख्वाब था। मुझे तो अभी तक इसकी समझ नहीं आई। ज़हन बुरी तरह उलझ रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुमसे बात करके दिमाग को थोड़ा फ्रेश कर लूँ, तुम्हारी खैरियत पूछ लूँ। बख्तावर का लहज़ा संजीदा हो चुका था। आप इतनी छोटी-सी बात पर परेशान ना हो, ख्वाब तो बस ख्वाब ही होते हैं, बल्कि ख्वाब सरासर वहम होते हैं। गुलनैन ने इसे तसल्ली दी। अच्छा, ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही होते हैं, वरना अगर ख्वाब हकीकत बनने पर आ जाए तो यकीनन दुनिया ख्वाब के नाम से डरकर सोना छोड़ दे। बख्तावर ने यकीनन कोई भयानक ख्वाब देखा था, इसलिए अभी तक इतना होल रही थी। अरे आप इतनी परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, सब ठीक है। ख्वाब वाकई ख्वाब ही होते हैं। गुलनैन ने बख्तावर को तसल्ली दी और बख्तावर थोड़ी देर से बातें करने के बाद वाकई कुछ रिलैक्स हो गई थी। थैंक यू गुलनैन, तुमसे बात करके मेरे दिमाग का बोझ हल्का हो गया। इसमें थैंक्स की क्या बात? थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि आप मुझे ख्वाब में बुरे हाल में देखकर इतना परेशान हो रही हैं। अल्लाह ना करे कि तुम कभी बुरे हाल में हो। ख्वाब का क्या, सोते में बंदे के ख्यालात न जाने कहाँ से कहाँ भटक कर चले जाते हैं। बख्तावर अब खुद अपने आप को तसल्लियां दे रही थी। खैर अल्लाह से बेहतरी की दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश और हरावत से महफूज रखे। बख्तावर ने दुआ की। आमीन। गुलनैन ने दिल से आमीन कहा। ओके, मैं फोन बंद करती हूँ, बच्चे उठ के, मैं भी नाश्ता भी बनाना है। बख्तावर ने अलविदाई कलमात अदा करते हुए कहा। जी, मैं भी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। ओके, तो फिर बाद में बात होगी। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वो भी आहिस्ती से बोली, फोन बंद कर दिया। किसका फोन था गुलनैन? सीढ़ियाँ उतरती लाइबा अपने बाल समेटकर कैचर में जकड़ते हुए करीब आ गई। बख्तावर बीबी का है? बख्तावर का फोन इस वक्त? लाइबा को भी हैरानी हुई। जी, इन्होंने शायद कोई बुरा ख्वाब देख लिया था, वहम हो रहा था इन्हें, इसीलिए मेरी खैरियत पूछ रही थी। गुलनैन इसे बताती हुई किचन में आ गई और दोबारा से प्याज काटना शुरू कर दिया। तुम बशर के लिए दूध गर्म कर दो, मैं रिच के लिए बीटा बक्स बना दूं। वो दोनों ही उठ गए, बड़ी मुश्किल से हिशम के पास छोड़कर आई हूँ। गुलनैन प्याज काट के फारिग हुई तो लाइबा ने से फ्रिज से दूध निकालने का कहा और खुद कैबिनेट से वीटा बॉक्स का डब्बा निकाल कर नीरज के लिए नाश्ता बनाने लगी। ये ले, फीडर तैयार हो गया। इसने बोतल में दूध भर के निप्पल चढ़ा दी थी। ये तुम ही लेकर आओ, अगर मैं इसे फीडर देने गई तो वो मुझे देखकर फैल जाएगा। और हाँ, नीरज को साथ ले आना, वो यही नाश्ता करेगी। इसने गुलनैन को ताकीद की। जी अच्छा। वो कहकर फीडर लेकर ऊपर आके हिशम खान बिस्तर में नीम तराश लेटा था। दोनों बच्चे इसके पास बेड पर ही खेल रहे थे। बशीर तो इसके सीने पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। सलाम स्वाब। गुलनैन ने सलाम करके इसमत वचा के और बगैर दस्तक के अंदर आ गई थी। इसे अपनी गलती का एहसास बाद में हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। आओ गुलनैन। हीशम जो बड़े ढीले-ढाले अंदाज में लेटा था, इसकी आवाज़ पर फौरन सीधा हो गया। ये दूध है बशीर साहब के लिए। इसने फीडर आगे बढ़ा दिया। लाइबा खुद कहाँ है? जी, वो इरज बीबी के लिए नाश्ता बना रही है। वो आहिस्ती से बोली। इरज को नाश्ता तुम करवा दो, इसे कहो वो बशीर के पास है। मैंने शावर लेने के लिए वॉशरूम भी जाना है, ये बेड से गिर जाएगा। हीशम ने झुंझलाकर कहा। आप शावर ले लें, मैं बशीर साहब को नीचे ले जाती हूँ। गुलनैन का आइडिया अच्छा था। ठीक है, ले जाओ। हिशम ने सर हिलाया और बशर को उठाकर गुलनैन की तरफ बढ़ा दिया। वो काफी गोपरू सा था। गुलनैन ने मजबूती से उसे दोनों बाजू में उठा लिया। आओ इरज बीबी, आप भी मेरे साथ आ जाओ। इसने इरज को भी साथ चलने का इशारा किया। इन दोनों को बमुश्किल अपने साथ लेकर नीचे आई। अरे तुम इन दोनों को ले आई, ये नाश्ता बनाने देगा हमें? लाइबा खफकी से बोली। कुछ नहीं होता, मैं इनको संभाल लेती हूँ, आप नाश्ता बना लें। गुलनैन कुर्सी पर बैठकर बशर को गोद में ली फीडर पिलाने लगी। मैं भी आपके साथ नाश्ता करूंगी। इरज गुलनैन के करीब आ खड़ी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इधर कुर्सी पर बैठो, फिर मैं नाश्ता करवाती हूँ। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ठीक है। वो कुर्सी पर चढ़ के बैठ गई। बशर दूध पी चुका तो इसे गुलनैन ने डाइनिंग टेबल पर अपने सामने बिठा लिया। इसका मूड अब फ्रेश हो चुका था, इसलिए वो किलकारियां मार रहा था और नीरज भूख की वजह से मुंह बस सो रही थी। गुलनैन ने नैपकिन खोलकर इसके सामने फैलाया और इसे नाश्ता करवाने लगी। गुड मॉर्निंग। लाबा नाश्ता लगाई थी जब हिशम भी तैयार होकर वहीं चला है। यू टू। लाइबा जवाबन मुस्कुराई। आज तो बड़ा इत्तेफाक नजर आ रहा है।
इसने नाश्ता करी थी, इरज और सुकून से बैठे बशर को देखकर कहा, वरना इरज कोई काम करी होती तो बशर रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेता। बस ये गुलनैन के हाथ का करिश्मा है, वरना ऐसा इत्तेफाक कहाँ। लाइबा मुस्कुरा रही थी। भाई हैरत का मुकाम है। हिशम बशर की खामोशी देख देख कर खूब हैरान हो रहा था। शायद खूबसूरत लड़की देखकर फिदा हो गया। लाइबा ने शरारत से गुलनैन की तरफ देखकर कहा, वो छेम की जिस पर लाइबा और हिशम बेसाख्ता कहकर लगाकर हंस पड़े। माशाल्लाह, गुलनैन के आने से तो तुम्हें काफी आसानी होगी। लाइबा की अम्मी लाइबा को फ्रेश फ्रेश मूड में देखकर खुशी का इजहार कर रही थी। रियली अम्मी, गुलनैन बहुत अच्छी है, बहुत नेक, बहुत शरीफ और सादा। इसने माँ के सामने गुलनैन की तारीफ की। तुम भी इसका ख्याल रखा करो, बिन माँ बाप की बच्ची है, इसकी अम्मी ने इसे समझाया। क्यों नहीं अम्मी, मैं सोच रही थी मैं गुलनैन की शादी बहुत अच्छी जगह करूंगी, इतनी धूमधाम से करूंगी कि खान बाबा के दिल में अपनी गुलनैन के लिए जो भी अरमान थे वो पूरे हो जाएंगे। चाय की ट्रे लेकर आती गुलनैन के कदम थम गए थे। खान बाबा के नाम पर दिल पर हाथ पड़ा। अरे तुम रुक क्यों गई, अंदर आओ ना, मैं अम्मी के साथ तुम्हारी बातें कर रही थी। आप तो मेरा ख्याल है कि दीवारों के साथ भी मेरी बातें करती हैं। गुलनैन सर झटक कर मुस्कुराती हुई अंदर आ गई और चाय की ट्रे इनके सामने टेबल पर रख दी। तो क्यों ना करूं, आखिर तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, इतनी केयर करती हो, हेल्प करती हो। ये दोनों बच्चे मुझसे संभलते नहीं और अब तुम्हें इतनी आसानी से हैंडल कर लेती हो। वरना वो हमीदा तो मेरी जान ही खा जाती थी। बेगम साहबा बशर हो रहा है, बेगम साहबा इरिस तंग करी और वो तो पूरा दिन मेरे पीछे पीछे रहती थी और अब तो इसका भी कोई काम नहीं रहा। लाबा हंसते हुए हमीदा को कॉपी करती और हमीदा के कदम आगे नहीं बढ़ सके। वो बाहर खड़ी थी, बाहर ही रुकी। तो अब हमीदा को रखने का क्या फायदा, ख्वाम का तनख्वाह ही दे रही हो, फारिग करो इसे। ये इसकी अम्मी का मशवरा था। मेरा भी यही इरादा है, जब तक गुलनैन की शादी नहीं हो जाती इसे फारिग कर देती हूँ, बाद में जरूरत पड़ती तो दोबारा रख लूंगी। लाइबा ने इस बात में सर हिलाया और हमीदा तो तिल मिला के रह गई। इसे जितना गुस्सा गुलनैन पर आ रहा था इतना ही लाइबा पर भी आ रहा था। वहीं से वापस मुड़ गई। चलो अब चलते हैं, फिर बाजार में भी देर हो जाती है। लाइबा ने आज शॉपिंग के लिए मार्केट जाना था, इसलिए अपनी अम्मी को साथ लेकर जाने के लिए बुलाया था। ठीक है, मैं आ रही हूँ, अपना बैग ले आऊं। लाइबा ऊपर चली गई। चलिए अम्मी, इसने माँ को इशारा किया। अरे हाँ गुलनैन, तुमने कुछ मंगवाना तो बता दो। लाइबा जाते जाते पलटी। नहीं लाइबा बीबी, मुझे कुछ भी नहीं मंगवाना। क्यों? बस मैंने एक बार किताबें मंगवाई थी, इसके बाद कुछ भी मंगवाने की औकात नहीं रही, कभी दिल नहीं चाहा। इसने अपनी आंखों बमुश्किल लबों में दबाए। दिल से होक निकली। एनीवे मैं खुद ही कुछ ले आऊंगी। लाबा कहकर चली कि गुलनैन दुखे दिल के साथ कमरे में आ गई। दोनों बच्चे सो रहे थे, वो आकर इनके करीब बेड पर टिक गई। देख गुलनैना, उदास ना हुआ कर, पूरा एबटाबाद उदास हो जाता है। गुलनैन को उदास देखकर वो खफकी से कहते थे, पता नहीं बाबा, कभी कभी बेवजह दिल पे उदासी की चादर पड़ जाती है। हंसता खेलता दिल इस चादर में छुप जाता। वो इनकी गोद में सर रखते हुए अफसुर्दगी से बोली, अरे ना पुत्र, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना किया कर, मुझे समझ नहीं आती। इन्होंने इसका सर थपका। बाबा मैं सोचती हूँ खुदा के बाद हम दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं। अगर मैं ना हुई तो आपका कौन होगा, और अगर आप ना हुई तो मेरा कौन होगा। गुलनैन कभी कभी गहराई से सोचती तो बाकी उदासी की लपेट में आ जाती। पुत्र, ये तो तुमने सुना ही होगा, जिसका कोई नहीं होता इसका खुदा होता है। वो कोई ना कोई वसीला बना ही देता है। इन्होंने बेटी को समझाया और वो वक्त के साथ साथ इनकी बात को समझ के कि बाकी सदा करने वाला वसीला भी सदा कर देता है, बाकी पैदा करने वाला वसीला भी पैदा कर देता है। मम्मा, इरस ने नींद में माँ को पुकारा और कसमस आकर करवट बदली। गुलनैन चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई और फिर आहिस्ती से थपकने लगी। लाइबा, लाइबा, बाहर से हेशम खान की आवाज सुनाई दी। गुलनैन तेजी से उठकर बाहर निकल आई। जी साहब, लाइबा कहाँ है? जी वो तो मार्केट गई है। मार्केट किसके साथ? हेशम का ताज्जुब हुआ। इन्होंने अपनी अम्मी को बुलाया था, इनके साथ गई है। गुलनैन आहिस्ता आवाज में जवाब दे रही थी, कहीं बच्चे ना जाग जाए। और बच्चे? जी वो दोनों सो रहे हैं, थोड़ी देर पहले दोनों को नहलाया था, इसीलिए लाइबा बीबी ने सोचा कि वो मार्केट से हो आती हैं। इसने वजह बताई। ठीक है, तुम इनका ख्याल रखो और ये राहदारी का दरवाजा बंद कर लो। तुम कमरे में, इसलिए तुम्हें क्या पता कि बाहर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। हमारे बेडरूम के दरवाजे भी खुले हुए हैं। हेशम खान ने वापस पलटते हुए से हदायत दी। आप कहीं जा रहे हैं? मैं दोबारा ऑफिस जा रहा हूँ, ये फाइल लेने आया था। इसने हाथ में पकड़ी फाइल देखी और साथ ही राहदारी की तरफ बढ़ गया। गुलनैन ने इसके पीछे जाकर राहदारी का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। दोबारा कमरे में आ गई। गुलनैन, गुलनैन, लाइबा ने वापस आते ही से आवाज दी। आप आ गई? गुलनैन बशर को बाहों में उठाए कमरे से निकल आई। थैंक यू यार, आज तुम्हारी वजह से इतने अरसे बाद मैंने इत्मीनान से शॉपिंग की, वरना हमेशा मुझे बच्चों की वजह से टेंशन होती रहती है और कभी ठीक से शॉपिंग भी नहीं हुई। लाइबा अपने सारे शॉपिंग बैग सोफे पर ढेर करते हुए खुद भी वहीं ढेर होगी। इरज कहाँ है? इसने इरज का ख्याल आती हुए फौरन पूछा। वो साथ वालों के घर ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, वो हमीदा के साथ वहीं देखने गई है। कुछ खाया इसने? जी खिचड़ी बनाकर खिलाई थी, काफी शौक से खाई। बशर को सीरियल बनाकर दिया था। गुल्लन बच्चों को इरज बीबी और बशर साहब कहकर बुलाती थी, लेकिन लाइबा ने इसे इस तकल्लुफ से मना कर दिया। अब वो भी इनके सिर्फ नाम ही ले बुलाती थी। अच्छा इधर आओ, मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। लाइबा ने इसे करीब बैठने का इशारा किया। ये तुम्हारे लिए चप्पल और सूट लाई हूँ, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो ठीक है, अगर ना आए तो मैं चेंज करवा कर ले आऊंगी। रसीद साथ लेकर आई हूँ। लाइबा इसकी शख्सियत के लिहाज से इसके लिए पिंक कॉटन का सूट लेकर आई थी। प्रिंट बहुत अच्छा था। गुलनैन को बहुत पसंद आया, लेकिन वो लाइबा के इस कदर खलूस पर शर्मिंदा हुई थी। मेरे पास पहले इतने सूट थे, आप क्यों लेकर आई हैं? मैंने कहा भी था कि मुझे कुछ नहीं मंगवाना। वो खफा हो रही थी। कहाँ इतने सूट? 2-3 माह से वही पहने जा रही हूँ। अब तो मौसम भी बदल रहा है, गर्म कपड़े नहीं पहने जाते अब। लाइबा ने खफकी से कहा। लेकिन लाइबा बीबी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? गुलनैन भी खफकी से बोली।
चलो आइंदा नहीं करूँगी, ओके? वो मुस्कुराकर बोली तो गुलनैन को भी मुस्कुराना पड़ा। ये चप्पल पहनकर देखो ज़रा, साइज़ फिट है ना तुम्हें? इसने चप्पल निकाल कर सामने रखी और गुलनैन ने पहनकर देखी, इसके साइज़ फिट आया था। थैंक यू, वो आहिस्की से बोली। मम्मा, इलिस ड्राइंग रूम में दाखिल होते इसे देखकर चहक उठी। मेरी जान, लाइबा ने इसे बाहों में खींचकर प्यार किया। कहाँ चली गई थी? बेटा मैं बाजार गई थी आपके लिए शॉपिंग करने। ये देखो आपके लिए चीजें लाई हूँ। लाइबा इसकी चीजें निकाल कर दिखाने लगी। इतने में हमीदा भी अंदर आ गई। इसने गुलनैन के पैरों में पहनी नई चप्पल फौरन देखी और आंखों में गुस्सा भर गया। इतने में अजान की आवाज सुनाई देने लगी। गुलनैन नमाज के लिए अलर्ट होगी। लाइबा बीबी आप जरा बशीर को अपने पास बिठा ले, मैं इतने में नमाज पढ़ लूँ। इसने बशीर को लाइबा के पास बिठा दिया। लाइए मैं उठा लेती हूँ। हमीदा ने फौरन आगे बढ़कर बशीर को उठा लिया। गुलनैन वहां से बाहर निकल गई थी। आओ बैठो हमीदा, तुम दिन में क्यों नहीं आई? लाइबा सारी चीजें उठाकर बैग्स में डाल ली थी। आई थी बेगम साहबा, आप घर पे नहीं थी लेकिन हिशम साहब घर पे थे। हमीदा का लहजा अजीब सा हो रहा था। लाइबा चौंकी। हिशम साहब? जी दिन में मैंने तो इनको घर पे ही देखा था। इसने लापरवाही से कहा। लेकिन वो तो ऑफिस गए हुए थे। तो क्या ऑफिस से वापस नहीं आ सकते? हमीदा तंजिया मुस्कुराकर बोली। हो सकता है वो किसी काम से आए हो। लाइबा ने सर झटका। जाहिर है काम से आए होंगे। इसने कंधे उचकाए, अंदाज मशकूक सा था। तुम कहना क्या चाहती हो? इसने अपना हाथ रोककर हमीदा को देखा। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती, बस आसपास के लोग ही कह रहे हैं कि लाइबा बीबी आग से खेल रही है। आग से क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बात करो, ये ढकी छुपी बातें मुझे समझ में नहीं आती। लाबा के माथे पर बल पड़ गए। बेगम साहब वाकई बहुत भोली हैं। पानी के नीचे आग जला के कहती है पानी नहीं उबलेगा। आपकी गैर मौजूदगी में सांप का घर आना क्या कहता है? कुछ समझ नहीं आई आपको? हमीदा, लाइबा जोर से ठाड़ उठी थी। अपनी बेहुदा जुबान को लगाम दो। मुझे अपने हिशम पर पूरा पूरा एतमाद है। इनकी ऐसी गंदी नीयत हो ही नहीं सकती। इसने यकीन से कहा। इनकी नीयत गंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई नीयत को गंदा करना चाहे तो नीयत गंदी हो भी जाती है। देरी कितनी लगती है भला? बस किसी के हाथ पकड़ने की देर होती है और फिर सब कुछ गंदा हो जाता है, नियत, ईमान और जिस्म। हमीदा ने गुलनैन की ज़ात पर तोहमत का कीचड़ उछालते हुए ज़रा तरस नहीं खाया। इसके सीने में हसद की आग जल रही थी। इसने लाइबा के सीने में शक की आग लगाकर अपनी आग ठंडी कर ली। लाइबा ने इसी वक़्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने ज़हन को कुछ कहने से रोक नहीं पा रही थी। दिमाग में चक्कर से चल रहे थे, बल्कि आंधी उठ रही थी। इस आंधी से उठने वाली रेत और धूल मिट्टी अब इन सब की आंखों में चुभने वाली थी। इस आंधी ने सबको अपनी लपेट में लेना था। बर्बादी सबकी मुंतज़िर थी। लानत इस तरह की हँसती औरत के ऊपर। हसद बीमारी ने अल्लाह पाक किसी को माफ़ी नहीं देते, स्पेशली जो किसी के ऊपर नाहक तोहमतें लगाते हैं ना, अल्लाह पाक दुनिया में ही दिखाते हैं इन लानती लोगों को। क्या बात है लाइबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हिशम ने बेध्यानी में बैठी टीवी चैनल सर्च करती लाइबा को मुखातिब किया। वो जब से बेडरूम में आई थी खामोश बैठी थी। लाइबा, हिशम ने इसके हाथ से रिमोट कंट्रोल लेकर परे फेंक दिया। क्या बात है, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। तो प्रीति चुप चुप क्यों? बस ऐसे ही। तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। इसने आहिस्ती से सर हिलाया। तो फिर बातें करो ना। इसने लाइबा के रुखसार को छूकर नरमी से कहा। आपका आज का दिन कैसा गुजरा? लाइबा अपने ज़हन से इस बात को हटाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हटा नहीं पा रही थी। मेरा आज का दिन भी वैसे ही गुजरा जैसे रोज गुजरता है। बोरिंग, हिशम की आवाज में बेजारी थी। क्यों बोरिंग क्यों? यार वही रोजमर्रा के काम, वही ऑफिस, वही लेन देन, वही बोरियत। इसने मुंह बनाया। आप दिन में घर आए थे? इसने कहते हुए हिशम खान के चेहरे को बगौर देखा ताकि इसके तासरात नोट कर सके। हाँ आया था, जब तुम मार्केट गई हुई थी। सुबह फाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखकर भूल गया था और इसीलिए दोबारा आना पड़ा। ख्वाम का इतना टाइम वेस्ट हुआ आने जाने में। इसने लापरवाही से और नॉर्मल से अंदाज में कंधे उचकाकर कहा। इसके चेहरे पर कोई ऐसा खास तासुर नहीं था जिसको वो गिरफ्त में ले सकती है, जिसके बलबूते पर हिशम को चोट ठहराती। गुलनैन कहाँ थी? दूसरा सवाल भी कुछ तसल्ली चाह रहा था। वो शायद बच्चों के साथ सो रही थी। इसे तो मेरे आने का पता भी नहीं चला था। मैं वापस जा रहा था तब वो उठकर बाहर आई। इसी ने बताया कि तुम मार्केट गई हुई हो। हिशम का ये जवाब भी पहले जवाब जैसा था, सीधा, खरा और लापरवाह। हिशम एक बात कहूँ आपसे? अरे 100 बार कहो मेरी जान, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? इसने लाइबा को बाहों में भर के अपने करीब तरीन कर लिया। आप गुलनैन की शादी कर दी जल्द से जल्द, इसने कह ही दिया। यार कर देंगे, क्या जल्दी है? हिशम लाइबा के बाजुओं को सहलाते हुए खमारुल लहजे में बोला। इसका मूड बहका बहका सा हो रहा था और इसी मूड से इसने लाइबा की बात पर कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया, वरना चौंकता जरूर। हिशम प्लीज, आप शायद मेरी बात नहीं सुन रहे। इसने हिशम के हाथ पीछे हटाते हुए कहा। यार जो भी बात है फिर कभी पर उठा रखो। वो इसका चेहरा दोनों हाथों में लेते हुए बोला। नहीं उठा सकती, फिर कभी पर, अभी बात करें। वो चंचला के और हिशम ने छिटक कर इसे देखा और अपने हाथ पीछे हटा लिए। क्या बात कह रही थी तुम? मैंने कहा गुलनैन की शादी कर दे जल्द से जल्द। वो दोहराकर चबाकर बोली। क्यों, क्या जल्दी है? हिशम के माथे पर बल पड़ गए। तेल करने का भी तो कोई जवाब नहीं। शादी करने के लिए किसी लड़के की जरूरत पड़ेगी गालबन। इसने लाबा को घूर के देखा। लड़का तलाश करेंगे तो मिलेगा ना? तो क्या अब मैं घर घर जाकर लड़का तलाश करूं? लेकिन हिशम किसी से रिश्ते के लिए कह तो सकते हैं ना? यार किससे कहूं? वो चंचलाई तो क्या। ठीक है फिर मैं कह देती हूँ। ओके तुम कह दो, मगर किससे कहोगी? हिशम को भला क्या एतराज हो सकता था? अम्मी से, आस-पास की औरतों से कोई अच्छा रिश्ता पूछ लेंगे। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना ध्यान में रखना लड़का अच्छा, सुलझा और समझदार होना चाहिए। और हाँ, कमाई के लिहाज से भी अच्छा हो, वरना अपने खान बाबा की गुलनैन मुझ पर भारी नहीं। इसने लाबा को अच्छी तरह समझा दिया, लेकिन लाबा समझ के दूध से निकल चुकी थी। एक शौकत विच एडी सी के एक बारी कहना नहीं समझ आती, दूध चो ही निकल गई।
आज इतवार था, हिशम इसीलिए सुबह लेट उठा और इसलिए नाश्ता भी लेट ही बनाना पड़ा। गुलनान ड्राइंग रूम में सोफे वगैरह की डस्टिंग करके फर्श धोने लगी। रात आ रही, मरकजी मेन डोर के सामने वाला हिस्सा और सीढ़ियां ये सब धोने वाली थी और गुलनान बॉल से पाइप लगाए सारा फर्श धोने में मसरूफ थी। हिशम नीचे आया तो लाइबा खुद ही करीब आ गई। नाश्ता बनाओ आपके लिए? बना दो। वो सरसी से कहकर आदारी किस्म में पड़ा। कहाँ जा रहे हैं? वो बेसाख्ता पुकारी। अखबार लेने। मैं ला देती हूँ। इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद ले आता हूँ। लेकिन वो, तुम नाश्ता बनाओ यार। हिशम ने खफकी से कहा। तो फिर जल्दी आ जाइए। लाइबा को मुश्किल जब्त करके किचन की तरफ आ गई, लेकिन करार कहाँ था भला। गुलनैन गेट की रविश की सिमत उतरने वाली सीढ़ियां चमका रही थी। जब हिशम बाहर निकला, इसने हिशम के गुजरने का ख्याल करके पानी के पाइप से निकलती पानी की धार का रुख दूसरी सिमत कर दिया, ताकि इसके जूते कपड़े खराब न हो। लेकिन सीढ़ियां उतरते हिशम का ध्यान न जाने कहा था कि सबसे निचली सीढ़ी पर बल खाते पाइप को नहीं देख सका और पांव उलझ गया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह लटखड़ाई। इसके कदम गैर मतवाजन हो गए। साहब जी। गुलनैन ने एक झटके से पाइप छोड़कर हिशम के बाजू और सीने पर हाथ तक के इसे मुंह के बल गिरने से बचा लिया। हिशम का हाथ भी बेसाख्ता गुलनैन के कंधे पर जा पड़ा, जिसे गिरने से बचाव के लिए सहारा लेना चाहा और आसपास वही सहारा नजर आया। शुक्र था कि वो गिरने से बच गया, लेकिन लाइबा की नजर में तो गिर ही गया था, दोबारा उठ ना सका। वो मेन डोर के शीशे से सब भी देख रही थी। संभल के साहब जी, गुलनैन ने परेशानी से कहा। इसका दिल अभी तक हिशम के गिरने के ख्याल से बुरी तरह धड़क रहा था। अगर वो वाकई गिर जाता तो यकीनन काफी सख्त चोट लगती। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था शायद। इसने फौरन गुलनैन के कंधे से हाथ हटा लिया। कोई बात नहीं साहब, शुक्र है कि आप गिरने से बच गए। इसने शुक्र अदा किया। तुम्हारी वजह से बच गया। इसने पांचों से पानी छाड़ा। थैंक यू, वो कहकर आगे बढ़कर गुलनैन अपने काम से लगी, लेकिन अंदर लाइबा का बुरा हाल हो रहा था। अल्लाह, इस औरत ने साड़े साड़े के खत्म हो ही ना। हिशम, गुलनैन बहुत खूबसूरत है ना? क्या मतलब? मतलब ये किसी देखकर कोई भी मर्द फिदा हो सकता है, किसी की भी नीयत बदल सकती है। लाइबा की बात पर हिशम ने छिटक कर किताब बंद कर दी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं सोच रही हूँ कि आप भी इसे कभी गौर से देखते ही होंगे। लाइबा, हिशम की आवाज बहुत बुलंद थी। जब मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा था तब मुझे भी इसी तरह तकलीफ हुई थी, लेकिन जब अपनी सोच पर आपको अमल करते देखा तो तब इससे भी ज्यादा तकलीफ हुई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हिशम जब्त नहीं कर सका। वो लड़की जो कुछ कर रही है वो अच्छा कर रही है। इसने हकारत से कहा। क्या कर रही है वो? डोरे डाल रही है आप पर। वो चबाकर बोली। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग ठिकाने पर आ गया मेरा, वो दूबदू जवाब दे रही थी। लाइबा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हिशम इसकी बात इसके शक पर पागल हो उठा था। जैसे आपने सोच लिया, मुझे क्या पता था कि गुलनैन को एबटाबाद से अपने घर लाने के पीछे असल मकसद क्या था, क्या इरादे थे आपके? अगर पहले पता होता तो कभी इसे अपने घर में कदम न रखने देती, पहले रोज ही निकाल देती, धुतकार देती इसे। इस नागिन ने आस्तीन का सांप बन के डसा है मुझे। इसने मेरा घर खराब होने की भी परवाह नहीं की। इंतहाई जलील और गिरी हुई लड़की है। बहुत जल्द इसे निकाल बाहर करूंगी। ये मत सोचिएगा कि उमर भर इसे सीने से लगा कर रखूंगी। आप समझते होंगे कि हमेशा मेरी आंखों पर नादानी की पट्टी बंधी रहेगी, लेकिन अफसोस है आपका राज राज नहीं रह सका। लाइबा न जाने क्या क्या बोले जा रही थी और हिशम शशदर से बैठा इसकी सूरत देख रहा था। वो इसे अपने अपने मुंह से जहर उगल रही थी, ऐसा जहर जो शायद अचानक समाया था इसके अंदर, और वही जहर हिशम के रगों पैर में उतर के इसे नीला पीला कर रहा था। वो चाहते भी बोल नहीं पा रहा था, इसकी जुबान गुंग हो चुकी थी। वो लाइबा को बेयकीन नजरों से देख रहा था। मैंने अम्मी को कह दिया, आपको जैसा भी रिश्ता मिलता है ठीक है, हमें मंजूर है। मैं जल्द से जल्द इसे अपने घर से निकाल देना चाहती हूँ। लाइबा ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, लेकिन हिशम लाइबा की बातों के प्रेशर में आकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता था। खान बाबा ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी से सौंपी तो इसने जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी थी, चाहे कुछ भी हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। अच्छा, कहाँ चाहेंगे आप? लाइबा, तुम हद से बढ़ रही हो। इसने लाइबा को वार्न किया। मुझे अपनी हद का अच्छी तरह पता है कि आप दोनों को भी अपनी हद का पता है। देखो लाइबा, ये बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। इस लड़की का दामन साफ है, पाकीज़ा। इसे गलीज मत करो, पछताओगी तुम। वो भी बेइंतहा गुस्से में था। मैं नहीं पछताऊंगी, आप पछताएंगे। आपने धोखा दिया मुझे, मजबूरी के नाम पर इस लड़की को लाकर घर में रख लिया ताकि आसानी से वक्त रंगी चुटाह। हिशम खान का भारी हाथ उठा और इसके चेहरे पर अपना निशान छोड़ गया। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना यही जुबान तुम्हें निगल जाएगी। वो इसे शोला पर नजरों से देखता हुआ उठकर कमरे से बाहर निकल गया और लाइबा चूकी तो बेड पर बैठी रह गई। देखो, एक फसाद दलान थी औरत ने कैसा फसाद पाया उन्होंने घर दे विच। वो पिछले 1 घंटे से बेसिमत गाड़ी दौड़ाता फिर रहा था, लेकिन ज़हन किसी नहज पर नहीं पहुंच रहा था। उलझन ही उलझन दिखाई दे रही थी। गुस्सा, कश्मकश, नासमझी और परेशानी ने दिमाग को एक साथ जकड़ा रखा था। कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि जो फसाद लाइबा ने खड़ा किया था इसका हल क्या होना चाहिए। अभी न जाने और कितनी देर यूं ही बेसिमत भागता रहता कि अचानक इसके मोबाइल पर रिंग बजने लगी। इसने सेल निकाल कर देखा तो बख्तावर का नंबर नजर आया। इसने बेसाख्ता ब्रेक पर पाँव रख दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हिशम ने दूसरा हाथ बालों में फंसाते हुए सर सीट की बैक से टका दिया। अंदाज बेहद थका थका सा था। कहाँ है? जमीन के ऊपर ही हूँ। इसका लहजा तलक था। क्या मतलब? मतलब कि ना ही जमीन फटी और ना ही मैं इसमें समा। प्लीज भाई, कैसी बातें करें? बख्तावर के दिल पर हाथ पड़ा। अपनी भाभी की बातें नहीं सुनी तुमने? हिशम को यकीन था कि लाइबा ने बख्तावर को फोन करके सब कुछ बता दिया होगा। वो औरत बहुत जल्दबाज, बेसब्री और जज्बाती किस्म की थी, किसी चीज पर सब्र नहीं करती थी। मैंने इसीलिए फोन किया आपको कि ये सब क्या है। वो क्या कह रही हैं?
बख्तावर की आवाज़ और अंदाज़ उलझे हुए थे। बख्तावर, तुम मुझसे ना पूछो कि वो क्या कह रही है। तुम मुझे ये बताओ कि जो इसने कहा इसके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? हिशम के लहजे में तल्ख़ी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती भाई कि जो वो कह रही है वो सच है। मुझे आपके किरदार पर यकीन है, मुझे गुलनैन की पाकीज़गी पर यकीन है, मुझे आप दोनों के करैक्टर और नियत पर कोई शक नहीं। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ इन्हें? वो पहले तो बिल्कुल ठीक थी, गुलनैन के साथ बहुत खुश भी थी, फिर अचानक ये सब कैसे हुआ? क्या वजह हो सकती है? बख्तावर खुद भी परेशान थी और उलझ रही थी। मैं भी यही सोच-सोच कर थक गया हूँ कि आखिर इसके दिमाग में ये खन्नास किसने भरा? जहाँ तक वो मानी जान और बाकी घरवालों की बात है तो वो भी सभी गुलनैन की आमद पर बहुत खुश थे। फिर ये सब अचानक क्या हुआ है? हिशम की कैफियत भी कुछ कम नहीं थी। मैं कल आऊँगी समझाऊँगी इन्हें, वो नहीं समझेगी। हिशम को इसकी नेचर का पता था। वो किसी पर फिदा होती तो पल में फिदा हो जाती और किसी के खिलाफ दिल में मैल रख लेती तो कभी दिल साफ करने की ज़हमत भी नहीं करती थी। देखिए भाई, ये मामला वाक़ई बहुत हसास है। अगर इनके दिल में कोई शक बैठ गया तो आपको चाहिए कि आप प्यार और नरमी से शक को इनके दिल से निकालने की कोशिश करें। आप अगर गुस्सा करेंगे तो इनका शक मज़ीद जड़ पकड़ेगा। बख्तावर ने हिशम को समझाने की कोशिश की। बख्तावर, मुझे पता है मैं कुछ भी करके देख लूँ वो बाज़ नहीं आएगी। प्लीज़ आप पहले से मायूस क्यों हो रहे हैं? एक बार ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है? आप इन्हें नरमी से समझाइए, कोशिश कीजिए बात आपके बेडरूम से बाहर ना निकले। गुलनैन सुनेगी तो इस पर क्या गुज़रेगी? इसका हमारे सिवा और है ही कौन? बख्तावर इसे हर तरह से समझाएगी। ओके, मैं कोशिश करूँगा। आप ठंडे दिमाग से काम लें वरना घर खराब हो जाएगा। बख्तावर बोल रही थी, वो सुन रहा था। वो बख्तावर के समझाने से समझ गया, लेकिन असल मसला तो ये था कि क्या लाइबा भी समझ जाएगी? मसला तो वाक़ई यही है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि हिशम इसकी तरफ करवट लेकर सोने के बजाय दूसरी तरफ करवट लिए सोया था। और ये इसकी शदीद नाराज़गी और गुस्से का इज़हार था, और ना हज़ारों बार इनके दरमियान हल्की-फुल्की नाराज़गी, कपकी गुस्सा सब हुआ था, मगर सोने से पहले हमेशा इसे मना लेता था। जबकि आज तो वो खुद नाराज़ था, मनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसी बेचैनी ने लाबा को रात भर सोने नहीं दिया, सारी रात वो इज़्तिरारी अंदाज़ में करवटें बदलती रही। और सुबह बहुत जल्दी बिस्तर छोड़ दिया। नीचे आई तो गुलनान किचन में मसरूफ़ नज़र आई। सुबह बख़ैर लाइबा बीबी। गुलनैन ने नरमी से मुस्कुराकर इसे सुबह का सलाम पेश किया। लाइबा जवाबन कुछ भी नहीं कह सकी। न जाने क्या बात थी कि इसकी जंग अभी हिशम तक ही छिड़ी हुई थी। इस जंग ने अभी गुलनैन को अपनी लपेट में नहीं लिया था। इसकी समाअतें अभी इस अज़ाब से बची हुई थी, इसलिए गुलनैन पहले की तरह नॉर्मल और लापरवाही थी। लाइबा के ज़हन में क्या चल रहा था वो सिर्फ लाइबा जानती थी। गुलनैन कतई लालम थी। क्या बात है लाइबा बीबी, आप चुप क्यों? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? गुलनैन दूध उबाल के ठंडा कर रही थी। बशर नींद से उठते दूध पीने का आदी था। लाइबा बीबी खैर है ना? वो इसकी इतनी गहरी चुप से परेशान हो उठी थी। खैरियत है, वो आहिस्ती से बोली। क्या बात है, साहब से कोई झगड़ा हुआ? गुलनैन ने सादगी से मुस्कुराकर पूछा। नहीं। लाइबा ने चौंक कर देखा, फिर नफी में सर हिला दिया। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप अपने बेडरूम में चली जाए, मैं आपका नाश्ता वहीं पहुंचा दूंगी। वो लाइबा के लिए मुतफक्कर हो रही थी। नहीं बस ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। इसने नफी में गर्दन हिलाई। आप चंद दिन से पहले जैसी फ्रेश नहीं लग रही, कुछ अपसेट लगती हैं। गुलनैन काम करने के साथ साथ इस्तफसार भी कर रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, लाइबा कहकर खड़ी होगी। अब कहाँ जा रही हैं? ऊपर कमरे में, हिशम उठ के होंगे। वो कहकर ऊपर अपने कमरे में आ गई। हिशम वाकई उठ चुका था, शावर लेकर तैयार भी हो रहा था। वो बेड के किनारे पर बैठा शूज पहन रहा था कि लाइबा भी आकर बेड पर बैठ की नजरें चुकी हुई थी। आप मुझसे नाराज हैं? आवाज धीमी और शर्मिंदगी लिए हुई थी। हिशम ने कोई जवाब नहीं दिया। हिशम प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। लाइबा ने बेसाख्ता हिशम का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हारे सॉरी कर लेने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। हिशम का लहजा अजीब सी तलखी लिए हुए था। आई एम सॉरी हिशम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बस मैं डर गई थी। डर गई थी? किस चीज से? वो त्योरी पर बल डाले सख्त अंदाज से पूछ रहा था, लेकिन वो चुप थी। बोलो ना, किस चीज से डर गई थी? वो अपना रुख मुकम्मल इसकी तरफ फेर चुका था। गुलनैन से। इसका जवाब मुख्तसर था। गुलनैन से? क्या मतलब है तुम्हारा? वो बहुत खूबसूरत है हिशम। लाइबा ने शायद इसकी खूबसूरती पर अब गौर किया था। पहले करती तो क्या हशर करती। वो खूबसूरत है और मैं बदनीयत, यही मतलब है ना तुम्हारा? हिशम चबाकर बोला। मैंने ये कब कहा? तुमने जो कहना था तुमने कह दिया लाइबा, और तुम्हारे कहे का अफसोस मुझे उम्र भर रहेगा। तुमने इतने साल मेरे साथ एक घर में एक छत तले रहते हुए मुझे नहीं समझा। हीशम के लबे लहजे में दुख बोल रहा था। मैं आपको समझती हूँ, लेकिन इसका क्या करूँ जो घर में चलती फिरती कयामत है। मर्द की जुबान पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन मर्द की नीयत पर कभी भरोसा नहीं हो सकता। मर्द की नीयत बदलते देर नहीं लगती। लाइबा उलझन का शिकार थी। गोया तुम्हारे ख्याल में मैं बदनीयत हूँ? हीशम अपनी जगह से खड़ा हो गया। खूबसूरती किसी को भी बदनीयत कर सकती है। खूबसूरती माय फुट, वो हूर है, परी है ये चलती फिरती कयामत मेरे लिए। वो सिर्फ मेरा हमारा खान बाबा की गुलनैन और बस। इसने दांत पीसते हुए कहा और फिर कमरे से निकल गया। लाइबा इससे सॉरी करने आई थी, लेकिन इसे और मुश्तिल कर बैठी थी। लाख लानत हो तेरे सॉरी दे उत्ते। इदां दी जेह्ड़ी कंध दी कच्चियां औरतां होंदियां ते घट ही घर वसदे ने। ठीक है, अपने आँख नाक कान सारा कुछ खुला रखो, लेकिन एड्डा भी की के अपना घर ही तबाह कर लो। पहले खुद कुछ ऑब्जर्व करो, एक एक शक में आके घर ही तबाह कर लो। बख्तावर ने आखिर इन दोनों मियां बीवी में न जाने किस तरह सुलह करवाई कि अगले 3-4 रोज में वो कदरे नॉर्मल बिल के पहले की तरह हो गए। हिशम भी इस मसले को बढ़ाकर कोई बड़ा इशू खड़ा नहीं करना चाहता था।
इसलिए दरगुजर कर देना बेहतर समझा और इसी दरगुजर के दरमियान तय पाया कि गुलनैन की शादी कर दी जाए। हिशम को कोई इतराज नहीं था, बस समझदार और कमाऊ लड़के की डिमांड थी। वो गुलनैन को जहेज देने को भी तैयार था। गुलनैन इसका अज़म और इरादा सुनकर मशकूर हो गई। वो फिलहाल शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन इन लोगों पर बोझ बनकर भी नहीं रहना चाहती थी। इसलिए इसने इन लोगों को रोका भी नहीं था। लाइबा लड़का तलाश करना शुरू कर चुकी थी और गुलनैन इंतजार में थी कि कब इसे रुखसती के ऑर्डर्स मिलते हैं। लेकिन रुखसती के ऑर्डर्स ना तो अभी ना मिले, अलबत्ता मुलाकात के मिल गए। लड़का गुलनैन का हमउम्र था, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। हिशम लड़के से मिला तो उसे लड़का अच्छा लगा, पसंद आया था। लड़के को गुलनैन पसंद आई, लेकिन इसकी भी एक डिमांड थी, जिसे सुनकर हिशम गुलनैन मजबूरन हिशम खान के पास जा पहुंची। गुलनैन, तुम आओ, अंदर आ जाओ। हिशम इसे देखकर सीधा हो बैठा था। आपसे एक बात करना थी। इसका लहजा और आवाज बेहद धीमे थे, माथे तक दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और वो ओढ़ती भी कुछ ऐसे थी कि एक भी बाल नजर नहीं आता था। हाँ हाँ कहो। इसने किताब बंद कर दी। दानिश मुझसे मिलना चाहता। वो हमेशा झिझक कर बात करती थी, लेकिन इस वक्त इसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी। तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? जवाब लाइबा की तरफ से है। जी है बुरी बात। मैं शादी से पहले मिलना नहीं चाहती। इन्होंने मुझसे शादी करनी है तो मिले बगैर भी कर सकते हैं। गुलनैन को मिलने पर एतराज था। इसमें इतना इशू बनाने वाली तो कोई बात नहीं। वो तुम्हें देख चुका है, तुम इसे देख चुके हो। अब मिलने ना मिलने से क्या फर्क पड़ता है? लाइबा की कोशिश थी कि वो दानिश से मिले। फर्क पड़ता है बीबी जी। इसने मुझे देखा तो आपकी मौजूदगी में देखा, महफिल में देखा, और जिसे महफिल में देख लिया इसे तन्हाई में देखने की ख्वाहिश क्यों हो रही है इसे? वो घर से बाहर तन्हाई में क्यों मिलना चाहता है? अगर मुझसे कोई बात ही करनी है तो यहाँ घर पे आके कर ले। गुलनैन की आवाज मजबूत थी, अल्फाज तीखे थे। हिशम चौंक कर देख रहा था। वो गुलनैन की प्रॉब्लम समझ गया। वो तन्हाई में नहीं मिलना चाहती थी। वो इज्जत पर आंच आने से डरती थी और हिशम इसकी पसंद नापसंद के बगैर जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तुम नहीं मिलना चाहती तो ना मिलो, कोई जबरदस्ती नहीं। इसने गुलनैन को इख्तियार सौंप दिया। हिशम, ये क्या कह रहे हैं आप? दानिश को बुरा लगेगा। गुलनैन को भी बुरा लग रहा है। हिशम ने अपनी बात पर जोर दिया। वो इसका मंगेतर, इसका होने वाला शौहर है। जब होगा तब जहां जी चाहे ले जाए, लेकिन पहले नहीं। इसके अंदाज में सख्ती थी। जाओ, तुम बात की बाद में देखी जाएगी। हिशम ने गुलनैन को जाने का इशारा किया। शुक्रिया साहब जी, वह एहसानमंदाना लहजे में कहती हुई पलट गई। हिशम, ये आपने, तुम खुद ही तो कहती हो कि मर्द की नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नीयत बदलते देरी कितनी लगती है? वो भी तो मर्द है। गुलनैन से तन्हाई में मिलना चाहता है, वो भी तो बदल सकता है। हिशम की बात पे लाइबा कुछ नहीं कह सकी, लेकिन इसने दानिश को मना करना मुनासिब नहीं लग रहा था। और फिर ऐसा ही हुआ जैसे लाइबा सोच रही थी। दानिश गुलनैन से मिलने की जिद लेकर अड़ गया। वो इससे बगैर मिले मिले बगैर मंगनी पर आमादा नहीं था। गुलनैन मिलने पर आमादा नहीं थी। हिशम, आप इसे समझाते क्यों नहीं? आखिर मिलने में क्या हर्ज है? लाइबा तिलमिलाती हुई हिशम के सर पर पहुंच गई। तो तुम्हारा मतलब मैं खुद गुलनैन से जाकर कहूं कि वो दानिश से जाकर मिल ले, इसके साथ चली जाए? हिशम को गुस्सा आ गया और बशर को उठाकर इनकी तरफ आती गुलनैन के कदम सीढ़ियों पर ही थम गए। तो मैं कह देती हूँ इससे दानिश से मिल ले, वरना ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। तो निकल जाए, अब मैं क्या कहूँ? वो लाइबा पर झंझला रहा था। गुलनैन को इनकी परेशानी और झंझलाहट देखकर नदामत हुई कि वो इसकी वजह से इतनी टेंशन ले रहे हैं। लाइबा बीबी, मैं दानिश से मिलने के लिए तैयार हूँ। गुलनैन करीब आकर धीमे से बोली। लेकिन गुलनैन, हिशम चौंक गया। कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, सिर्फ मिलना ही तो है। इसने हिशम को तसल्ली देने के लिए लापरवाही जाहिर की। मगर तुम तो मिलने के हक में नहीं थे। साहब छोड़िए इस बात को, आप इनसे कह दे मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। वो बशर को लाइबा की गोद में बिठाकर वापस पलट गई। लाइबा खुश होगी, जबकि हिशम खामोश बैठा था। इसे तो पता था गुलनैन इनकी वजह से मिलने की हामी भरी है, वरना वो खुद इस चीज पर खुश नहीं थे। मैं अभी दानिश को फोन करती हूँ। लाइबा बशर को उठाकर अंदर चली गई। हिशम खपकी से गाड़ी लेकर घर से निकल गया। थोड़ी लिपस्टिक भी लगा लो, अच्छी लगेगी। दानिश इसे लेने के लिए आया तो लाइबा ने गुलनैन को तैयार होने का कहा। वो मुंह हाथ धोकर दूसरे कपड़े पहन के तैयार होगी। अपने लंबे बालों की चोटी बनाकर साइडों में हेयर पिन लगा रही थी। जब लाइबा इसके कमरे में दाखिल हुई, इसकी तैयारी पे एक तनकीदी निगाह डाली। बाकी तैयारी तकरीबन मुनासिब ही थी, बस लिपस्टिक और काजल वगैरह की कमी थी, इसलिए इसने लिपस्टिक का मशवरा दिया। मैंने कभी लिपस्टिक लगाई नहीं, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगेगी। मैं ऐसे ठीक हूँ। इसने कुर्सी पर रखा अपना बड़ा सा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। इतने में बाहर गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। दानिश आगे, जल्दी से आ जाओ। लाइबा कहकर बाहर निकल गई। गुलनैन भी इसके पीछे बाहर आ गई। दानिश गेट पर इसका इंतजार कर रहा था। वो धीमे कदमों से मतवाजन साथ चलती गेट खोलकर बाहर निकल आई। लाइबा लॉन की सीढ़ियों पर खड़ी से जाते हुए देख रही थी। जैसे वो गेट से बाहर निकली, हमीदा अंदर दाखिल हुई। इसने गुलनैन को सरतापा तीखी नजरों से देखा। कोई नई आग लगाने के लिए अंदर आ गई। लानत दी मारी। कैसी है बेगम साहबा? वो लाइबा के पास आ गई। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारी बेटी कैसी है? कब करी हो शादी? लाइबा लॉन चेयर्स पर आकर बैठ गई। आप जैसे नेक दिल बंदे साथ दे तो बड़ी जल्दी शादी कर दूं इसकी। अरे हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर हेल्प करेंगे। मैंने हिशम से भी कहा कि हमीदा की बेटी की शादी है तो कुछ ख्याल रखें। अच्छा, फिर क्या कहा साहब ने? कहना क्या, करेंगे मदद। लाइबा का अंदाज लापरवाह था। बड़ी मेहरबानी बेगम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे और ऐसी नागनों से बचाए। इसने गेट की तरफ देखकर कहा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। लाइबा ने बात टाल दी। अरे बेगम साहबा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपने इतनी बड़ी जीती जागती परेशानी घर में पाल रखी और आप कहती कि परेशानी वाली बात नहीं, अजीब बात है। मैं इस परेशानी को फारिग करने वाली हूँ। लाइबा का लहजा कह रहा था। कैसे? इसकी शादी करके? हैं शादी? साहब मान गए? इसने आंखें फैलाई। इसमें साहब के मानने का सवाल कहाँ से आ गया? लै दस बेगम साहबा, कैसी बच्चों सी बातें कर रही हैं? हमीदा इस्तेज़ाइया हंसी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि आशिक भी कभी माना कि इसकी माशूक की शादी किसी और से कर दी जाए। हिशम साहब कैसे मान गए? हमीदा ने एक और तीर इसके यकीन में गाड़ दिया था। लाइबा के दिलो दिमाग में फिर से शक के भंवर उठने लगे थे।
आशिक मानते तो नहीं है, मैंने तो आज तक यही सुना है। हमीदा और भी कुछ बोल रही थी लेकिन लाइबा को बार-बार हिशम का एतराज़ करना और मना करना याद आ रहा था। मैंने आपको पहली नज़र में देखा और पसंद कर लिया। नापसंद करने वाली तो कोई चीज़ ही नहीं थी आप में। मैं इतना खुश था कि आपकी तारीफ़ें अपने दोस्तों के सामने भी शुरू कर दी और इतनी तारीफ़ों पर यकीन नहीं करते इसलिए इनको यकीन दिलाने के लिए आज आपको अपने साथ लेकर आए। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ तेरी ज़िंदगी ते। बीवी ते दोस्तां दे भी डिस्कस कीता। ਲੱਖ लानत। दानिश ने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी पार्क करते हुए कहा तो गुलनैन ठिठक गई थी। आप मुझे अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लाए? गुलनैन का लहजा तेज था। ऑफ कोर्स डार्लिंग, वो तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहे हो, देखना तुम्हें देखकर इनके मुंह में पानी आ जाएगा। दानिश छुटकारा लेते हुए आंख दबाकर बोला तो गुलनैन के चेहरे की रंगत लाल होगी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। व्हाट, तुम यहाँ आकर भी अंदर नहीं जाओगी? दानिश पे दग गया। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे दावत नजारा बनाकर ला रहे हैं। आपने मेरे नजारे की अपने दोस्तों को दावत दे रखी है। अगर मुझे पता होता तो कभी आपके साथ नहीं आती। गुलनैन हजूर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी और वो गाड़ी का डोर खोले खड़ा था। खैर अब आ गई हो तो अंदर भी आ जाइए, वो सब इंतजार कर रहे होंगे। दानिश ने संजीदगी से कहा। मैंने कहा ना आपसे मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आपने जो भी बात करनी है गाड़ी में कर ले, वरना मुझे वापस छोड़। बड़धर्मी से बोली अपनी इज्जत और वकार के मामले में कोई छूट नहीं दे सकती थी। पागल हो गई हो तुम, मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो? दानिश के तेवर बदल गए। तो आप मेरी इंसल्ट करवाना चाहते हैं? मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा आपके दोस्तों से क्या वास्ता कि मैं इनसे मिलूं? मेरा वास्ता तो है ना, मेरे हवाले से ही मिलोगी ना। आई एम सॉरी, मैं अंदर नहीं जा सकती। ऐसी की तैसी तुम कैसे अंदर नहीं जाती? दानिश ने झुकते हुए झटके से इसकी कलाई से बोझ ली, उसे गाड़ी से बाहर खींचा था। गुलनैन इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। वो गाड़ी से बाहर की सिमत गिरते गिरते बमुश्किल बची। ये क्या बदतमीजी है? गुलनैन ने भी इसी झटके से अपनी कलाई छुड़वा ली थी। जो तमीज से ना समझे से बदतमीजी से समझाना पड़ता है। वो गुरा के बोला, शट अप, रास्ता छोड़े मेरा, मैं घर जा रही हूँ। इतनी आसानी से कैसे जा रही हो तुम? तुम्हें मेरे साथ अंदर चलना है। मैं अपने दोस्तों के सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। वो समझेंगे मैं बाकी इनके सामने झूठ बोलता हूँ, शेखिया बिगाड़ता रहूं। इसने गुलनैन का रास्ता रोक लिया। देखिए तमाशा मत बनाइए, रास्ता छोड़िए मेरा। गुलनैन का अंदाज भी बेलचक था। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। आसपास से गुजरते कई लोगों ने इसे देखा, कई लोगों ने मशकूक और जुमानी नजरों से देखा। गुलनैन चेहरा झुकाए लोगों की नजरों से बचने की कोशिश करती और रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक आ गई। तानिश इसे जबरदस्ती अंदर ले जाने के लिए खींचने लगा जबकि अपनी कड़ाई छुड़ा रही थी। ऐसी अचानक रेस्टोरेंट के साथ बने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर गाड़ी रोड पर डालते हुए हिशम खान की नजर रेस्टोरेंट की पार्किंग की सिमटी थी। दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ होता तो वो यकीनन ना पहचान सकता कि वो लड़की गुलनैन है, लेकिन इसका दुपट्टा ढलका हुआ था, चढ़ा ऐसा नजर आ रहा था। इसे घसीटने वाला दानिश था। हिशम का दिमाग घूमने में एक पल लगा था। गुलनैन, लाबा हिशम के साथ गाड़ी से उतरती गुलनैन को देखकर ठिठकी। ये आपके साथ कैसे? ये तो दानिश के साथ गई थी। लाइबा ने जरा सब्र नहीं किया, फौरन पूछ बैठी और इसका पूछना हिशम को और भी भड़का गया। हाँ, इसी खबीस के साथ गई थी, तुम्हारी और मेरी वजह से। क्यों, क्या हुआ? लाइबा ने नासमझी से पूछा। इसी कमीने से पूछो जाकर के क्या हुआ। वो धार उठा लेकिन लाइबा के पूछने की नौबत नहीं है। दानिश के घर से खुद ही फोन आ गया। जो कुछ उन्होंने सुनाया वो लाइबा के बोलने के लिए काफी था। ओ तो ये किया आपने, अब आपको ये भी गवारा नहीं कि वो किसी और के साथ जाए? मुझे क्या पता था कि आशिक वाकई इतनी आसानी से नहीं मानते कि इनकी माशूक किसी और की हो जाए। लाइबा, हिशम का हाथ पूरी कुव्वत से उठा लेकिन इसका जब्त था कि इसने अपना हाथ फिजा में रोक लिया। इसने बड़े गजब से अपने हाथ की मुट्ठी बेंची। इतना चिल्ला क्यों रहे? सच सुनने की हिम्मत नहीं क्या? आप बार बार इसकी शादी में रोड़े क्यों अटका रहे हैं? आप बार बार एतराज क्यों करें? आपको दानिश इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप इन लोगों के जाने से पहले घर से क्यों चले गए थे? जवाब दे मुझे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? इस लड़की की खातिर आप दीवाने हुए फिर रहे हैं, इश्क लड़ा रहे हैं इससे। मेरे हक पर डाका डाला इसने, नागिन है ये, नागिन। लावा की बर्दाश्त जवाब देगी थी। वो बुत बनी गुलनैन पर झपट पड़ी और गुलनैन की हालत तो कुछ ऐसी हुई थी कि वो अपना बचाव भी नहीं कर पा सकी। इसके लगातार थप्पड़ खाती रही। ये हिशम ही था जिसने लाबा को झटके से खींचकर सोफे पर सिमट धकेल दिया। बंद करो अपनी बकवास, पागल होगी तुम, पागल। हिशम बुरी तरह धाड़ रहा था। मैं पागल नहीं हुई, आप झूठे और धोखेबाज हो गए। आप इस कमीने के आशिक हो गए, बदनीयती आ गई आपके अंदर। वो जियानी अंदाज में चीख रही थी। देखो लाइबा, अपनी जुबान बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों बंद रखो अपनी जुबान? अपने इश्क मशूकी पर पर्दा डालना चाहते हैं, अपना ऐप छुपाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल है आपकी। अब ऐसा नहीं होगा। अब इस घर में या तो ये मनहूस रहेगी या फिर मैं, वो भी जवाबन गुर्राई। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ लाइबा, तुम पछताओगी, तुम अपने फैसले अपनी जल्दबाजी पर पछताओगी। हिशम इसे वार्न कर रहा था लेकिन लाइबा एक ढीठ और जज्बाती औरत थी। वो कुछ भी नहीं समझ रही थी। इसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उस फैसले की खबर बख्तावर को भी होगी। वो जरा देर की भी ताखिर किए बगैर इनके घर पहुंची थी। भाभी, ये कैसा बचपन है? क्यों अपना घर खराब कर रही है? अपना घर मैं खराब नहीं करी, मेरा घर तुम्हारे खान बाबा की चहेती गुलनैन ने खराब किया। लाइबा ने मिट्टी का ढेर बनी गुलनैन को नफरत और हकारत से देखा। गुलनैन पर तो आज इनका शाफ हुआ कि लाइबा इसके बारे में कैसे ख्यालात रखती है और इन ख्यालात को जानकर इसका डूब मरने को दिल जा रहा था। गुलनैन ऐसी नहीं है भाभी, आप खौम का बदजन हो रही है। बख्तावर का लबो लहजा मजबूत था। जिस औरत का शौहर इससे छीन रहा वो बदजन नहीं होगी तो और क्या होगी? लाइबा तंजिया अंदाज में पूछ रही थी। देखिए भाभी, गुलनैन ने हमारे साथ बचपन गुजारा, वो हमें अच्छी तरह समझती है और हमसे इसे इसका किरदार इतना हल्का नहीं। हिशम भाई ने इसे पहली बार नहीं देखा कि इस पर फिदा हो गया। वो बचपन से इसे देखते आ रहे। इनके दिल में ऐसी वैसी कोई बात होती तो पहले सामने आ जाती। आज जबकि वो खुद शादीशुदा दो बच्चों के बाप है, खुशगवार जिंदगी गुजारे, तो इन्हें क्या जरूरत है गुलनैन के बारे में ऐसा वैसा सोचने की?
बख्तावर इसे दलीलें दे रही थी। बख्तावर तुम बच्ची नहीं हो, अच्छी तरह जानते हो कि मर्द की नीयत पानी के बुलबुले की तरह होती है, किसी वक़्त भी बुलबुला फट सकता है, लेकिन भाई की नीयत ऐसी नहीं हो सकती। ठीक है, तुम भी ठीक हो, तुम्हारी गुलनैन भी ठीक है, तुम्हारा भाई भी ठीक है, सिर्फ मैं ही गलत हूँ इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ। लाइबा बशीर को उठाकर इरज को साथ ले खड़ी हो गई। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। बख्तावर ने उठकर लाइबा को बाहर निकलने से रोक दिया था। कभी कभी इंसान को अपना आप खोटे सिक्के की तरह महसूस होता है, जो जिंदगी भर की भरी परी दुकान से कोई कुछ भी नहीं खरीद पाता। ना खुशियाँ, ना कामयाबी, ना राहत, ना मोहब्बत, बस खोटा सिक्का होने का दाग लेकर वापस मुड़ आता है। और गुलनैन भी ऐसा ही खोटा सिक्का थी, जो हिशम खान और लाइबा के घर में चल नहीं सकी थी और खोटा सिक्का कहकर मोड़ दी गई थी। अब इस खोटे सिक्के को बख्तावर आजमाने के लिए अपने घर ले आई, क्योंकि हिशम बख्तावर के इस फैसले पर राजी नहीं था। वो गुलनैन को कहीं भी भेजने पर तैयार नहीं था, लेकिन बख्तावर हारे आगे। इसका कहना था कि जब आपके घर के हालात ठीक हो गए तो आप इसे वापस ले आइएगा। हो सकता है इतने अरसे में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए या फिर लाइबा के ख्यालात बदल जाए, लेकिन हिशम फिर भी राजी नहीं था। वो अपनी जिम्मेदारी किसी और के कंधों पर नहीं डालना चाहता था। मगर घर में सूरत-हाल कुछ ऐसी थी कि इसे चंद दिन के लिए समझौता करना ही पड़ा। बख्तावर ने इसे बहुत यकीन दिलाया कि गुलनैन का हर तरह से ख्याल रखेगी, फ़िक्र न करे। आखिर गुलनैन के साथ इसका भी कोई रिश्ता निकलता था। जितनी वो हिशम खान के लिए अहम थी, इतनी बख्तावर के लिए भी खास थी। और इसकी तसल्ली पर, इसकी ज़िम्मेदारी पर हिशम ने गुलनैन को जाने से नहीं रोका। गुलनैन को मिट्टी के माधु की तरह जिस तरह भी मोड़ा, वो मुड़ गई थी। माँ-बाप के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है इंसान की, कोई ज़िंदगी नहीं है। बेचारी रो लगी। ये कौन है? गुलनैन पर नज़र पड़ते खाला जान के मुँह से पहला सवाल यही अदा हुआ। हमारे खान बाबा की बेटी है गुलनैन, बख्तावर ने इसका तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। गुलनैन ने बमुश्किल हलक से आवाज़ निकाली थी। वो अगर सलाम भी ना करती तो पहले कदम पर ही बुरी बन जाती। हालांकि अभी-अभी एक घर से बुरी बनकर निकली थी। वही एबटाबाद वाले खान बाबा? खालाजान को याद आया। जी वही खान बाबा। बख्तावर ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा अच्छा, आओ बैठो यहाँ। इन्होंने अपने करीब तख्त की तरफ इशारा किया। जी। गुलनैन ने चाहते हुए भी किसी रोबोट की तरह बैठ गई। आज हमारे घर का ख्याल कैसे आ गया? भाई तुम तो हिशम और लाबा के घर की होकर रह गई थी। खालाजान ने बेतकल्फी से कहा, जैसे इनके साथ जन्म-जन्म की बेतकल्फी और जान-पहचान थी इनकी। ये तो नहीं आ रही थी, और ना ही लाबा भाभी और हिशम भाई से भेज रहे थे। मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ, चंद दिन मेरे पास भी तो रहे। बख्तावर ने फौरन जवाब दिया कि कहीं गुलनैन कुछ बोल ही ना दे, लेकिन गुलनैन कुछ बोली तो नहीं, अलबत्ता बख्तावर को देखा ज़रूर, जो सरासर झूठ बोल रही थी। बख्तावर गुलनैन की नज़रों से नज़र चुरा के, ये तो गुलनैन का खुदा जानता तक वो इस घर से किस तरह निकाली गई थी। अरे हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर है, जितनी इसकी मर्ज़ी करे यहाँ रहे। इन्होंने गुलनैन के सर पर हाथ रखते हुए शफ़क़त और नरमी से कहा था। लेकिन गुलनैन का कलेजा फट गया। इसे ऐसे मौके पर अपने बाबा की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई, जो इसके साथ प्यार करते और नरमी बरतते हुए थकते ही नहीं थे। दिन रात इसके लाड उठाने में लगे रहते। इसकी इतनी फिक्र होती कि आधे घंटे से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहते थे। बदनामी से डरते थे, बेटी की इज्जत के लिए मुतफक्कर रहते, और आज वही बदनामी और रुसवाई इनकी गुलनैन के ताक़ुब में भाग रही थी। और वो इस बदनामी और रुसवाई से छुपकर एक घर से दूसरे घर में पनाह लेने पर मजबूर हो गई थी। क्या बात है बेटा, उदास लगती हो? खालाजान बहुत नरम मिजाज बल्कि खुश मिजाज खातून थी। आम औरतों की तरह लड़ाई झगड़ों बदजुबानी से परहेज करती थी। इनके 3 बेटे थे। एक बेटे की बख्तावर के साथ शादी कर चुकी थी, दूसरा अमेरिका में मुकीम था और तीसरा यहीं कराची में गुलछड़े उड़ा रहा था। तीनों बेटों से छोटी एक बेटी थी, जो फिलहाल कॉलेज में पढ़ रही थी, लिहाजा बख्तावर इस घर की बड़ी बहू थी। इसका कहा बहुत अहमियत रखता था। वो गुलनैन को ले आई थी तो सबके लिए गुलनैन बहुत अहम थी। रात को खाने पर गुलनैन का सबसे तारुफ करवाया तो सभी मिलकर बहुत खुश हुए, और सभी को वो अच्छी लगी, बल्कि बहुत पसंद आई थी। वो हमेशा की तरह फजर की नमाज और कुरान पाक पढ़कर कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन अभी किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि राहदारी की डोरबेल बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? इसने टाइम देखा। 5:45 का वक्त था। माहौल में भी मौज का सा अंधेरा फैला हुआ था। वो दुपट्टा दुरुस्त करती हुई दरवाजे तक आकर दरवाजा खोल दिया। कोई लड़खड़ाते झूमते कदमों से चलता हुआ अंदर आ गया। आप कौन? गुलनैन इसको अंदर की तरफ बढ़ते देखकर ठिठक गई, और इसकी आवाज पर इस आदमी के कदम ठिठक गए। तुम कौन हो? वो पलटा और अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर इसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई। गुलनैन ने इसकी नजरों को महसूस करते हुए दुपट्टा मजीद माथे तक खींच लिया, 2 कदम पीछे हट गई। बीबी तेनू किहने कहा तू सवेरे सवेरे उठ के दरवाजे खोल? बताओ ना, कौन हो इस घर में? मालिक की हैसियत से हो या मेहमान की हैसियत से? वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा हो चुका था। मुलाजमा की हैसियत से। इसने फौरन अपनी हैसियत का तयन कर लिया। मुलाजमा? इसका मुंह खुल गया। जी मैं मुलाजमा बख्तावर बीबी लेकर आई, और आप गालबन जुहेब साहब हैं, खाला जान के छोटे बेटे। इसने जुहेब को कायबाना तारुफ से पहचान लिया। ओ आई सी, जुहेब ने होंठ से कोड़ते हुए कहा, और इसे दोबारा सटता पा देखा, और इसकी नींद और नशा हरन हो चुका था। गुलनैन वहां से हटकी, लेकिन जुहेब की गहरी छेदती नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया। गुलनैन को किचन में दाखिल होने तक अपनी कमर पर 2 गर्म नजरों की तपश महसूस होती थी। सुबह बखैर। वो सोच में गुम नाश्ता बनाने में मसरूफ थी, जब बख्तावर ने अंदर दाखिल होते उसे विश किया। सुबह बखैर जवाबन वो भी आहिस्ती से बोली। कब उठी हो? बख्तावर चाय के लिए पानी चढ़ाते हुए बोली। सुबह सुबह खालाजान और मुनीब को बैठी देने की आदत थी, और बख्तावर खुद चाय बनाकर इन दोनों को देकर आती थी। इसका पहला काम यही होता था। उठी तो काफी देर से हूँ, लेकिन किचन में अभी अभी आई हूँ। अच्छा, डोरबेल कौन बजा रहा था? वो ज़ुहैब साहब। अच्छा वो था? बख्तावर कैबिनेट से चीनी और पत्ती के डब्बे निकालते हुए बोली। कहाँ गए हुए थे? गुलनैन को तजस्सुस था कि इस वक्त कहाँ से है। वो अक्सर गया ही रहता है यार, आता तो कभी-कभार है। वही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ गए रहते हैं। अरे कहाँ जाना है, अपने दोस्तों के साथ होता है, रात-रात भर सड़कों पर आवारागर्दी करता है, ड्रिंक
स्मोकिंग, गर्लफ्रेंड्स, पार्टीज, बस यही मसरूफियत है इसकी। अक्सर इसी वक़्त इसे वापसी का ख़्याल आता है, जैसे इसकी नींद पूरी होगी, दोबारा घर से निकल खड़ा होता है। बख्तावर चाय बनाते हुए साथ-साथ इसे भी बताती जाती, कोई समझाता नहीं इनको, लोफर बदीद होते हैं, किसी का लिहाज़ नहीं करते, इसलिए सभी समझाने से परहेज़ करते हैं कि अपनी इज़्ज़त अपने हाथ। अलबत्ता कभी-कभार थोड़ा बहुत लेक्चर दे दिया जाता है, खालाजान भी मौका मिले तो बुरा भला कह लेती है, लेकिन इस पर सख्ती कोई भी नहीं कर सकता। सभी जानते हो पहले बेलगाम है और हाथ से निकल जाएगा। वो चाय कप में अंडेलते हुए बोल रही थी, पढ़ते नहीं है? नहीं मेरी जान, पढ़ाते हैं मौसूफ अपने ग्रुप के दूसरे लोफरों को, इश्क व आशिकी का सबक, रोमांस का सबक, लड़कियों को पटाने का सबक, गोया बेरारवी का हर सबक। बख्तावर ने इसे तसल्ली से तलखी से जवाब दिया। गुल्लन चुप होकर देखती रह गई और बख्तावर चाय का कप लेकर वहां से निकल गई। उसने आज वॉशिंग मशीन लगा रखी थी और घर भर के कपड़े धोने में मसरूफ थी। लोड शेडिंग की वजह से बिजली बंद होने का डर था, इसलिए वो सारे काम काफी जल्दी जल्दी निपटा रही थी। बाल्टी भर कपड़े मशीन से निकाले तो इन्हें धोकर फैलाने के लिए बाल्टी उठाकर बाहर निकल आई। घर के पिछवाड़े की तरफ कपड़े फैलाने के लिए रस्सी बंधी हुई थी, वो इसी तरफ जा रही थी कि अचानक गेट खुला और एक गाड़ी अंदर आ रुकी। इस गाड़ी को देखकर इसके कदम ठिठक गए। वो आगे बढ़ सकी ना पीछे मुड़ सकी। वो अपनी गाड़ी से निकलकर सुस्त और ढीले ढाले कदमों से चलता इसके सामने आ रुका। अस्सलाम वालेकुम। गुलनैन की खामोशी देखकर इसने खुद सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। वो अपने आप को संभालते हुए मतवज्जा हुई। कैसी हो? हिशम खान को पूछते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी रखे। इसकी आवाज संजीदा थी और कदरे ला ताल्लुक थी। मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आया था। हिशम की आवाज में शर्मिंदगी नुमाया थी, अलबत्ता इसका सर झुका हुआ था। वो तो नजर मिलाने की भी काबिल नहीं था। बेहतर था कि आप मेरी नहीं बल्कि बख्तावर बीबी की खैरियत पूछने के लिए आते। बख्तावर की खैरियत मैं फोन पर भी पूछ सकता हूँ, लेकिन गुलनैन मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम पर बहतान लगा, तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला गया। क्या मुंह दिखाऊंगा खान बाबा को कि इनकी बेटी के दामन पर धप्पा लगा दिया मेरी बीवी ने। हिशम की आवाज में शिकस्त की खुली हुई थी। आप थोड़ी देर और यहाँ मेरे पास खड़े रहे तो मेरे दामन पे एक और धब्बा लग जाएगा। यहाँ से निकालेगी तो कहाँ जाऊंगी? गुलनैन बाल्टी उठाकर आगे बढ़ गई। गुलनैन प्लीज मेरी नीयत पर शक मत। मेरी और आपकी नीयत का खुदा गवाह साहब, और इस पाकजात के बाद और बड़ी गवाही किसकी हो सकती है? वो इसकी बात दरमियान से काट कर बोली और वहां से चली कि हिशम बहन के घर आकर वापस नहीं पलट सकता था, इसलिए सर झुकाए अंदर आ गया। अरे भाई आप! ड्राइंग रूम में डस्टिंग करती बख्तावर हिशम को देखकर अंदर आते दाखिल होते देखकर चहक उठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए ना। इसने सोफे की तरफ इशारा किया। क्या हो रहा है? हिशम सोफे पर विराजमान हो गया। बस घर के कामकाज। आप सुनाइए, आज कैसे याद आ गई? लाइबा भाभी नहीं आई? इसने एक साथ सवाल कर डाले। क्या वो यहाँ आ सकती है? इसका लहजा तलख था। बख्तावर इसकी बात सुनकर जरा देर के लिए चुप सी होगी। एनीवे मुनीब वगैरह कहाँ है? वो तो ऑफिस गए हैं, खालाजान सौदा सदक लेने के लिए बाजार तक गई हैं। आप सुनाए, चाय लेंगे? नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर पहले नाश्ता करके निकला। मैंने सोचा गुलनैन का पता करता चलो वो यहाँ ठीक तो है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो यहाँ बिल्कुल ठीक है। कपड़े धो रही थी, शायद अभी आ जाती है। बख्तावर हिशम को तसल्ली दे रही थी। वो जानती थी कि अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने पर परेशान और पशेमान है। मेरी मुलाकात हुई है इससे। अच्छा, क्या कह रही थी वो? बेबस लोग कुछ नहीं कहा करते, सिर्फ आप भर के रह जाते हैं। हिशम गुलनैन की बेबसी से वाकिफ था। आपको चाहिए था कि आप इसे तसल्ली देते, समझाते इसे। एबटाबाद से इसे तसल्ली देकर और समझाकर ही साथ लाया था, लेकिन कहाँ गई वो तसल्लियां? हिशम को खुद अपनी जात पर गुस्सा था। भाई प्लीज, आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं? बस जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश के लिए होता है। शायद ये सब भी आपकी आजमाइश के लिए। सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, अल्लाह बेहतरी करेगा। एक न एक दिन लाबा भाभी को अपने रवैये की अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। वो हिशम से छोटी थी लेकिन समझाती थी तो इससे बड़ी लगती थी। इसे एहसास होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह एहसास है कि गुलनैन हमारी वजह से इधर उधर रह रही है। लाबा की अक्ल ठिकाने आ गई तो ठीक, वरना चंद दिन तक मैं गुलनैन को वापस घर ले जाऊंगा। आखिर वो कब तक यहाँ रहेगी? क्या सोचेंगे मनीब घर वाले? हिशम अपनी जगह से खड़ा हो गया। कुछ नहीं सोचेंगे, मैं खुश हूं तो वो भी खुश है। लेकिन बख्तावर, मैं खुश नहीं हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के गले डाल के कतई खुश नहीं हूँ। गुलनैन खान बाबा की इज्जत और मैंने इस इज्जत की हिफाजत करने का जिम्मा उठाया था। तो इसकी इज्जत को यहाँ क्या हो रहा है? बख्तावर खफकी से बोली। जो इज्जत घर में महफूज नहीं रहती वो घर से बाहर भी महफूज नहीं रहती। इसने दलील दी। वहम हो गया आपको? हाँ, कह सकती हो। इसने इस बात में सर हिला दिया। ओके, मैं चलता हूँ। और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो, हो सके तो गुलनैन को शॉपिंग करवा देना। जब से वो यहाँ आई है हमने इसे कुछ भी लेकर नहीं दिया। वो हजार के कई नोट निकाल कर बख्तावर को थमा गया था। बख्तावर इसे मना भी नहीं कर सकी। गुलनैन, ज़ुहैब उठ जाए तो इसे नाश्ता दे देना, मैं तब तक शावर ले लूं। लो हुन गुलनैन नु ओंदा नाश्ता देने वाला है तो कोई? बख्तावर गुलनैन को आवाज देकर अपने बेडरूम में चली गई, लेकिन सीढ़ियां उतरता ज़ुहैब इसकी आवाज सुन चुका था। वो सीढ़ियां उतरकर सीधा किचन की तरफ आया। गुलनैन आहट पर पीछे पलटी। आप? वो ज़ुहैब को अपनी तरफ देखते पाकर ठिठक गई। नाश्ता? इसने मुख्तसरन कहा। जी अभी बनाती हूँ, आप ड्राइंग रूम में बैठिए। इसने तेजी से कहा और उसका नाश्ता बनाने के लिए तैयार होगी। ओके, मैं डाइनिंग रूम में बैठता हूँ। वो कंधे उचकाकर पलट के गुलनैन इसे ज्यादा देर सर पर मुसल्लत नहीं कर सकती, इसलिए बड़ी फुर्ती से इसके लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। नाश्ता? 5-10 मिनट बाद इसने बुलंद आवाज में दुहाई दी। आई साहब, बस बन गया। इसने जवाबन इसे तसल्ली दी और अगले 5 मिनट में वो सब कुछ तैयार करके डाइनिंग रूम में मौजूद थी। बैठो, तुम भी नाश्ता करो।
ज़ुहैब ने इसे निगाह में भरते हुए कहा, नहीं साहब, मैं नाश्ता कर चुकी। वो गड़बड़ा गई। लेकिन मैंने अभी नाश्ता नहीं किया ना, तुम करवाओगी तो करूँगा। इसकी नज़रें थी कि एक्स-रे मशीन। गुलनैन से इसके सामने ठहरना दुश्वार हो गया, नज़रों का एहसास आर-पार हो रहा था। मैं चलती हूँ। वो कहकर बाहर की तरफ लपकी। मैंने तुम्हें जाने को तो नहीं कहा। वो पीछे से सख्ती से बोला। गुलनैन के कदम जम गए। लेकिन साहब, मैं अपना काम अधूरा छोड़ के आई हूँ। वो किसी भी बहाने से इसकी नज़रों से ओझल होना चाहती थी। लेकिन तुम यहाँ भी अपना काम अधूरा छोड़ के जा रही हो। ज़ुहैब का लहज़ा ज़ोमानी था। गुलनैन, एक कप चाय बना दो। मुनीब की आवाज़ पे से यूँ लगा जैसे अल्लाह ने इसकी जान बख्शी के लिए फरिश्ता भेज दिया। जी साहब, अभी बनाती हूँ। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती किचन में आगे और ज़ुहैब सर छटक के रह गया। बेवकूफ़ लड़की, जानती नहीं कि चीज़ क्या है, 2 दिन से नींदें उड़ा के रखती है। वो नाश्ता करते हुए बड़बड़ा रहा था, फिर ऐसा तो अक्सर होने लगा, जहाँ भी मौका मिलता वो इसका रास्ता रोक लेता और कई बार ऐसी-ऐसी बातें कर जाता कि गुलनैन दुआ करती कि काश ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। ऐसी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से तो मौत फली थी, लेकिन वो इतनी बहादुर भी नहीं थी कि खुद अपने हाथों से मौत को गले का हार बना लेती, और ना ही वो इतनी मजबूत थी कि बख्तावर या खालाजान को ज़ुहैब के बारे में बता सकती। पहले एक घर से बदनामी कमा कर निकली थी, यहाँ पे यही सब कुछ होता तो शायद बख्तावर भी इसे धुतकार कर निकाल देती, अब यहाँ से निकल के किसी तीसरी जगह जाने से डरती थी। यही डर इसे दिन-रात अपने शिकंजे में लिए हुए था, और यही डर इसे दिन-रात खौफज़दा करके रुला रहा था। वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाए-नमाज़ पर खड़ी होती थी, उसकी हिचकियाँ बन जाती, वो सजदे में झुकती तो घंटों सर नहीं उठा पाती। मतवाते बहने वाले आंसू से पूरा चेहरा भीग जाता था। इसे एक अजीब-सा खौफ था जो अंदर ही अंदर खाया जा रहा था, और बख्तावर कई बार इससे पूछ चुकी थी, लेकिन वो हर बार टाल देती। रंग पीला है तेरा क्यों नासिर, तुझे क्या गम खाया जाता है। हाय! ये दुनिया बड़ी गंदी है, बड़ी ज़ालिम है। कासिम खान पढ़ने की घर से कराची या तो यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास फेलो को पसंद कर बैठा, अगरचे वो पहले से मंगनीशुदा था। इसकी मंगेतर दुल्हन बनने के लिए इसकी तालीम खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन कासिम खान ये भूल चुका था कि इसकी कोई मंगेतर भी है। इसने शगुफ्ता के सामने अपना प्रपोजल रखा तो इनकार नहीं कर सकी। इसे माँ बाप से बात करने को कहा, लेकिन कासिम खान के घर वाले किसी सौदा भी मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन कासिम खान पीछे हटने वाला नहीं था। वो किसी भी तरीके शगुफ्ता को हासिल करना चाहता था। ऐसे में इसका खास मुलाजिम जफर खान बाबा ही थे, जिसने इसका साथ दिया और अपनी बीवी गुलशन ओबर के साथ शगुफ्ता के घर चला गया। वो तीनों रिश्ते के लिए हाँ करवा कर ही उठे। शगुफ्ता खुद भी कासिम खान को पसंद करती थी, इसलिए इनकार की गुंजाइश ज़रा कम ही थी। लिहाज़ा 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इन्होंने निकाह कर लिया और शगुफ्ता को लेकर पेशावर वापस आ गए। लेकिन कबीलेवार और घरवालों ने इन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि घर से ही निकाल दिया था। और कासिम खान ऐसे वक़्त ऐसे हालात में तन्हा रह जाता, अगर ज़फ़र खान साथ ना देता, तो कासिम खान वापस कराची नहीं जाना चाहता था। इसे पता था शगुफ्ता को लेकर वापस कराची गए तो ससुराल वालों के सामने हित्तक होगी। लिहाज़ा ज़फ़र खान के मशवरे पर दोनों एबटाबाद चले। यहाँ ज़फ़र खान के माँ-बाप का घर था, चंद दिन इस घर में गुज़ारे, फिर छोटा-सा घर किराए पर ले लिया। रफ्ता-रफ्ता अपनी जमा पूँजी से कारोबार शुरू करने में लग गया, और माशाअल्लाह कारोबार अच्छा खासा चल निकला। शगुफ्ता के यहाँ हिशम खान पैदा हुआ तो गुलशन ओबर और गुलज़फ़र ने इन दोनों से ज़्यादा खुशियाँ मनाई थी। वो कासिम खान के लिए वफ़ादार और जानिसार मुलाज़िम साबित हुए, लेकिन अफ़सोस कि इतने सालों बाद भी औलाद जैसी खुशी से महरूम थे। इस चीज़ का दुःख और अफ़सोस शगुफ्ता को भी होता था। वो सच्चे दिल से इनकी औलाद के लिए भी दुआएँ माँगती। हिशम के बाद बख्तावर इस दुनिया में आई तो इनके घर की रौनकें मज़ीद बढ़ गई, और इन्हीं रौनकों में इस वक़्त इज़ाफ़ा हुआ जब गुलशन ओबर ने एक बेटी को जन्म दिया। गुलनैन ज़फ़र खान के लिए खुदा की तरफ से ख़ास रहमत थी। वो घंटों इसे सीने से लगाए बैठा रहता था, लेकिन 2 माह बाद गुलशन ओबर की मौत सबको हिला के रख गई। काज़िम खान खुद बहुत दुखी थे। ज़फ़र खान को दिनों समझाते रहे, और वो बेटी के लिए ना चाहते हुए भी ज़िंदगी की तरफ मुड़ा। हिशम मैट्रिक में, बख्तावर मिडिल में, गुलनैन 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे जब काज़िम खान की रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत ने पूरे घर को उजाड़ के रख दिया। ये वक़्त ज़फ़र खान के इम्तिहान का वक़्त था। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि शगुफ्ता बेगम के सर पर हाथ रख के भाइयों संभाल दी और सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद उठा ली। हिशम और बख्तावर की ज़रा-ज़रा सी फ़रमाइश पर पूरा-पूरा दिन भागते-दौड़ते रहते, और जो ज़रा फ़ुर्सत का टाइम मिलता गुलनैन पर मोहब्बतें निछावर करने बैठ जाते। इसके लाड उठाते नहीं थकते। इन्होंने किसी को शिकायत का मौका नहीं होने दी। शगुफ्ता बेगम और बख्तावर की इज़्ज़त का ख़्याल वो गुलनैन से भी बढ़कर रखते थे। बख्तावर को खुद स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाते, शगुफ्ता बेगम को बाज़ार तक भी जाने नहीं देते। इन्होंने काज़िम खान से वफ़ा का दामन मरते दम तक नहीं छोड़ा। बच्चे जवान हुए तो शगुफ्ता को इनकी शादियों की फ़िक्र सताने लगी। इनके ससुराल वाले तो काज़िम खान की मौत का सुनकर भी नहीं आए, इसलिए वो ददियाल में शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता ननिहाल में कोई उम्मीद थी कि बात बन जाती। हिशम काम के घर से कराची आए तो मामू जान और मामानी जान को बहुत अच्छा लगा। इन्होंने फ़ोन पर बातों ही बातों में शगुफ्ता बेगम से बात की तो बहुत खुशी हुई। इनकी भतीजी इनकी बहू बनती, इन्हें और क्या चाहिए था। इन्होंने हिशम से बात की तो इसकी नज़रों में लाइबा का सराबा घूम गया। अच्छी खूबसूरत और पढ़ी-लिखी लड़की थी, और दूसरी बात ये कि अपनी कज़िन थी, वो भला क्यों इनकार करता है। इसने माँ को रज़ामंदी सौंप दी, और फिर हिशम का रिश्ता तय होने के दौरान भी बख्तावर को भी मुनीब के लिए माँग लिया गया। इन दिनों गुलनैन सीढ़ियों से गिर गई, काफ़ी गहरी चोट आई थी। वो कराची ना जा सकी, और इसकी वजह से खान बाबा भी शादी में शरीक नहीं हो सके। वो अपनी गुलनैन को ज़रा देर के लिए भी अकेला नहीं छोड़कर जाते थे। हिशम ने लाख कोशिश की वो साथ चलें, कराची में इनका नया घर देखें, बारात भी शरीक हो, मगर वो गुलनैन को छोड़कर नहीं गए। उल्टा हिशम से ना जाने की वजह से माफ़ी माँगते रहे। हिशम खुद शर्मिंदा हो गए। इन्होंने शादी से चंद दिन पहले कराची जाना था, वहाँ नया घर लिया, इसमें एडजस्ट करना, इसे सेट करना, सभी कुछ बाकी था।
और वो कराची आकर अपने कामों में लग गए। हिशम और बख्तावर की शादी से फारिग होकर शगुफ्ता बेगम वापस एबटाबाद आ गई और एक रोज सोने के लिए लेटी तो दोबारा उठ नहीं सकी। वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली और खान बाबा अपनी गुलनैन के साथ इस घर में अकेले रह गए। हिशम इस घर की जिम्मेदारी ने सौंप गया। हर महीने बाकायदगी से इन्हें माहाना खर्च भिजवाता था। कादर खान की तनख्वाह अलग से मुकर्रर कर रखी थी। हिशम ने कई बार इन्हें कराची चलने के लिए स्टार किया, लेकिन वो एबटाबाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा हिशम कई बार वक्त निकाल के इनसे मिलने के लिए आ जाता, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वो अपनी जिम्मेदारियां निभा के भी इसकी जिम्मेदारियां बाकी थी। अरे अम्मी, रक्षी की शादी की डेट भी फिक्स होगी ना। मेरा फोन कॉल सुनकर सीधी माँ के पास आई। गुलनैन इसके सर में तेल डालकर इनके सर का मसाज करी थी। हाँ, रात को आई थी तुम्हारी चच्ची की कॉल, बता रही थी आज ही डेट फिक्स हुई है, ज्यादा लंबी डेट नहीं है, बस 10-15 दिन बाद की मुकर्रर की है। वो ज़हन पर जोर डालते हुए बोली। इस महीने की 16 तारीख को, नवेरा ने माँ की मुश्किल आसान की। अरे हाँ, 16 तारीख को, 15 को मेहंदी होगी, 14 को माइयों की रस्म, इन्होंने तफसील से बताया। तो फिर हम किस तारीख को जाएंगे? नवेरा को अपने जाने की फिक्र थी। रक्षी इसके चचा की बेटी, इसकी क्लास फेलो और दोस्त भी थी, इसलिए सारा फिक्र इसी की हो रही थी। जाहिर है भाई, हम भी 14 को ही जाएंगे। अब इतने दिन पहले जाकर डेरा तो नहीं डालेंगे, बल्कि मुझे तो 14 को जाकर भी वहां बैठ जाने से शर्मिंदगी हो रही है। इन्होंने जरा खफकी से कहा। शर्मिंदगी कैसी? वो कोई गैर तो नहीं, अपने चचा का घर है। अरे पगली, चचा का घर है तो क्या वहां इनके मेहमान नहीं होंगे? वो किस किस को संभालेंगे? इन्होंने बेटी को घूर के पूछा। मेरा वाकई इनकी बात को समझ के चुप हो गई। वो ठीक ही तो कह रही थी। लेकिन अम्मी, रक्षी ने मुझे पहले आने को कहा। हाँ तो 14 को इकट्ठे चलेंगे ना, 2-3 दिन काफी नहीं तुम लोगों की बातों को? वो बेटी को डांट रही थी। ठीक है, इसी रोज चली जाऊंगी जब आप लोग चलेंगे। नवेरा का मुंह बन गया। कौन कहाँ जा रहा है भाई? जुहेब ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज में पूछा। गुलनैन जो कब से चुपचाप अपने काम में मसरूफ थी, एकदम चौंकी। चौंक कर देखा। रक्षी की शादी में? नवेरा ने फट से जवाब दिया। अच्छा, रक्षी की शादी तय होगी? हाँ बेटा, माशाल्लाह, तुम हमेशा से बेखबर है ना। चचा की बेटी की शादी हो रही है, साहब को पता ही नहीं, कल को इसके बच्चे भी हो जाएंगे, ये पूछेगा है रक्षी के बच्चे भी हो गए? खाला जाने से आड़े हाथों लिया था। तो क्या मैं चचा साथ बहनों की खबर रखता फिरूं? इसने माँ को खफी से देखा। मैंने ये नहीं कहा कि चचा साथ बहनों की खबर रखो, मैं तो ये कह रही हूँ अपने घरों की खबर रखो। खबर रखो कि आजकल किस घर में क्या हो रहा है, कहाँ खुशी का मौका है, कहाँ गम का। मुझे क्या जरूरत है भला दूसरों के घरों की खबर रखने की? बस खबर रखने के लिए अपना घर ही काफी है। इसने कहते हुए कनखियों से गुलनैन को देखा, जो चेहरा झुका के इसका दिल खौफ से खुश्क हुआ जा रहा था। वो सुहेब को देखते ही खाइफ हो जाती थी। अपने घर की खबर कब रख रहे हो तुम? पहले तो नहीं, लेकिन अब रखने लगो। इसने सरसी से अंदाज में कहा, मगर गुलनैन जानती थी किसने क्यों कहा। तुम क्या खबर रखोगे भला? तुम अपने दोस्तों से फुर्सत मिलेगी तब ना। अम्मा, छोड़ दिया सब दोस्तों को, बस अब सिर्फ एक ही दोस्त रखना है। दुआ करो इससे दोस्ती हो जाए। वो अजीब पुरस्कार अंदाज में बात कर रहा था। चलो, अगर एक ही दोस्त रखना चाहते हो तो फिर ठीक है। वो यूं सर लाते बोली जैसे वाकई इनकी मर्जी पर दोस्त बनाएगा और बाकी छोड़ देगा। मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। जुहेब की आवाज ने इसका पीछा किया। गुलनैन से कहो, वो कर देगी। नवेरा कहकर बाहर निकल के, आजकल से कॉलेज से छुट्टियां थी इसलिए वो घर पर नजर आती। गुलनैन से ही कह रहा हूँ, वो आहिस्की से बोले। जी दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। अब मैं खुद तुम्हें शर्ट ला कर दूंगा। जुहेब, तमीज से बात करो। जाओ बेटा, इसके कमरे से ले आओ, बता दो इसको कौन सी शर्ट इस्त्री करनी है। इन्होंने जुहेब को सरजनिश की। रेड शर्ट है, लाइनिंग वाली, वो करनी है। इसने सर झटक कर बताया। गुलनैन वॉश बेसिन पर तेल वाले हाथ धोकर ऊपर आ गई। जुहेब के कमरे में पहली बार आई थी, लेकिन अंदर से काफी खौफजदा थी। जल्द से जल्द शर्ट लेकर वहां से निकल जाना चाहती थी। इसने शर्ट के लिए इसकी अलमारी का पट भी खोल दिया और कपड़ों में से रेड लाइनिंग वाली शर्ट तलाश करने लगी। मेरी रेड लाइनिंग वाली कोई शर्ट नहीं। इसके अकब से जुहेब के कदमों की चाप उभरी तो वो थक से रह गई। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। मुझसे इतना छुपती क्यों? सिर्फ देखता ही तू, और तो कुछ नहीं करता। वो काफी मस्ती भरी आवाज से पूछ रहा था। गुलनैन सिमट कर कदरे पीछे हो गई। देखिए साहब, आपको जेब नहीं देता कि आप एक मुलाजमा के साथ इस तरह की बातें करें। आप अपना मुकाम देखें। कौन कहता है कि तुम मुलाजमा? अरे यार, मुझसे पूछो तुम क्या हो? शहजादी हो, मलका हो, परी हो तुम? ज़ोएब ने इसकी कलाई पकड़ के इसे अपने करीब खींच लिया। गुलनैन को करंट छू गया। तुम्हारी एक झलक ने मेरे सीने में चिंगारी फेंक दी, अभी तक आग जल रही है। ज़ोएब ने इसे बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन अपनी पूरी कुव्वत लगाकर पीछे हट गई और अपनी कलाई छुड़ा ली। मगर ज़ोएब ने दुपट्टा खींच लिया। जाती कहाँ हो? थोड़ी देर का सुकून तो दे जाओ। ज़ोएब ने दुपट्टे के साथ इसे भी खींचते हुए बाहों में भर लिया। हिशम! गुलनैन की आवाज़ आंसुओं की वजह से हलक में दब गई। हिशम का नाम इसके लबों से आकर दम तोड़ गया। दिल का दर्द जुबान से अयां होते होते रह गया, लेकिन ज़ोहैब चौंक गया। हिशम को क्यों पुकारा? इसने गुलनैन को जुबानी नजरों से देखा। बोलो ना, हिशम खान का नाम क्यों आया दुबानी जुबान पर? वो इसका चेहरा ऊंचा करते हुए बोला। प्लीज मेरा दुपट्टा छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। इसने अपना दुपट्टा इसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा। मुझे बता कर जाओ कि हिशम खान की याद क्यों आई? इस वक्त ज़ोहैब हिशम के नाम से अटक अटक चुका था। हिशम खान की याद तो मुझे पता नहीं किस किस वक्त आती है, आप इस वक्त का पूछ रहे हैं? गुलनैन तल्ख लहजे में कहती झटके से दुपट्टा खींचकर बाहर भाग गई और ज़ोहैब पीछे खड़ा देखता रह गया। ओह! इसने होंठ सुकेड़े। यानी हिशम खान का भी कोई चक्कर है इसके साथ। इसने सोचा, फिर हंस दिया। खबासत इसकी एक-एक अदा से छलक रही थी। वो न जाने क्या सोचकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। बड़ा ही लानती है। उंदे उधर-उधर लाइबा लानती तो लो जान छुट्टी थे, इधर लानती पै गया पीछे। घर में अब शादी पर जाने की तैयारियां हो रही थी। कपड़े, ज्वेलरी और शॉपिंग की बातें हो रही थी। बख्तावर ने मेरा 2-3 बार शॉपिंग के लिए गई थी। कोई चीज मैचिंग की लानी होती और कभी कोई ऐसे में सारा घर गुलनैन ने संभाल रखा था।
अब ये गनीमत था कि खालाजान घर पर ही रहती, इसलिए वो सारा कुछ आसानी से कर लेती। अगर वो भी घर पर ना होती तो यकीनन वो घर पे अकेली नहीं रह सकती थी। गुलनैन, गुलनैन बेटा। खालाजान आवाज़ें दे रही थी और न जाने कहाँ खोई हुई थी। अरे गुलनैन! इन्होंने इसका कंधा पकड़ के हिलाया। जी, जी खालाजान। वो किसी गहरे ख्याल से चौंकी थी। कहाँ खो गई थी? इन्होंने इसका चेहरा बकौर देखा। चेहरे पर सोचों का जहाँ बात था, एक महफिल सी लगी हुई थी सोचों की। खालाजान को किसी एक भी सोच का चेहरा नज़र नहीं आया, सभी के नकुश नैन नकुश हिजाब में ढके हुए थे। खालाजान को देखकर सारी सोचें मुंतशिर हो गई हैं, जैसे महफिल बर्खास्त हो गई। इस दुनिया के धंधे में गुलनान का जवाब मुख्तसर लेकिन तल्खी का तासुर लिए हुए था। अरे बेटा, इस दुनिया के धंधे में तो हर कोई खोया हुआ, वो आप भर के बोली। मुझ जैसा कोई नहीं खोया, इसने सजाया कहा। हाँ बेटा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि बड़ी हिम्मत है मेरी। दिल उदास है तो हिशम और लाइबा से जाकर मिल लो। मैं इनसे मिलने गई तो इनके दिल उदास हो जाएंगे, वो दिल में सोच कर आएगी। दिल उदास तो है लेकिन किसी से मिलकर ठीक होने वाला भी नहीं। वो खिड़की से हटकी। लगता है तुम आज अपने नसीब को सोच रही हो। इन्होंने कितना दुरुस्त अंदाजा लगा। अपने नसीब को नहीं, अपनी बदनसीबी को सोच रही हूँ खाला जान। मेरी बदनसीबी ऐसी है कि खड़े खड़े आपको बता भी नहीं सकती। बड़ा वक्त चाहिए दुखड़ा रोने के लिए। वो सर झटक कर तल्खी से बोली, लगता है तुम आजकल ऐसी बातें कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। बड़े दिनों से देख रही हूँ मैं, तुम उदास परेशान डरी सहमी सी रहती हो, उलझी उलझी सी फिरती हो। क्या वजह बेटा? खालाजान को न जाने को इतना तजस्सुस हो रहा था। छोड़े खालाजान, आप बताइए, आप क्यों बुला रही थी मुझे? गुलनान पूरी तरह से इनकी तरफ मतवज्जा। तुम्हारी बातों में लगकर बात ही भूल गई, वो ज़हन पर जोर डालते बोली। अच्छा, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी, आप बैठे। इसने ड्राइंग रूम में रखे तख्त की तरफ इशारा किया। ना, मैं यहाँ बैठ बैठ कर अकड़ गई हूँ, अब अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ। तुम चाय लेकर वहीं आ जाना, लेकिन 2 कप लेकर आना, मेरे साथ तुम भी पियोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इन्होंने नरमी और चाव से कहा। गुलनान को इस पूरे घर में बख्तावर और खालाजानी तो अच्छी लगती थी, हालांकि नवेरा इसकी हम उम्र थी, लेकिन इसकी मसरूफियत कुछ और थी। दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ थे, इसलिए दोनों की बन नहीं सकी थी। अलबत्ता मुनीब भाई भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तरीके से बात करते, कभी निगाह उठाकर भी नहीं देखा। गुलनान को बहुत अच्छे लगते थे, वो इनकी दिल से इज्जत करती थी और वो भी इसके लिए ऐसे इज्जत और एहतराम दिल में रखते थे। बस पूरे घर में एक सुहेबी ऐसा था जिसको देखकर गुलनान जहाँ हरासा होती वहीं सरता पर जल उठती थी। मेरी जान, होंठ तो खोल तू, कभी अपने हक में भी बोल तू। ये अब भी तेरी खामोशी ना सवाल है ना जवाब है। मुझे साथ तुझसे गिला नहीं कि मैं खुद ही तुझसे मिला नहीं। मेरी जिंदगी भी अजाब है, तेरी जिंदगी भी अजाब है। सफाई करते मैंने मेरा के डाइजेस्ट में शेर पड़ा और फिर बेसाख्ता डाइजेस्ट बंद कर दिया। अंदाज में जब बेचैनी सी थी, वो इसके कमरे की सफाई करके बाहर आ गई। बख्तावर का कमरा साफ करना था, वो दस्तक देकर अंदर आ गई क्योंकि बख्तावर कमरे में थी। आज गुलनैन, बख्तावर को पता था गुलनैन ही होगी। अस्सलाम वालेकुम, वो कमरे में दाखिल होते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, कुछ सुस्त लग रही हो? बख्तावर अपनी ज्वेलरी और मेकअप का सामान ब्यूटी बॉक्स में रख रही थी। जी, रात को नींद नहीं आ रही थी, रत जगह से सर में दर्द हो गया। अरे खैर तो है, नींद क्यों नहीं आ रही? बख्तावर ने ड्रेसिंग टेबल से एक हेयर ब्रश उठाकर ब्यूटी बॉक्स में रख लिया। सब शादी वाले घर जाने का इंतजाम, तो हर चीज का बंदोबस्त करके जा रही थी। बाबा याद आ रहे थे, गुलनैन की आवाज पर आ गई, इसलिए वो देरी से रुख मोड़ के टेबल साफ करने लगी कि बख्तावर देख न सके। गुलनैन, बख्तावर ने पलट के उसके कंधे से थाम कर अपनी सिंध मोड़ लिया। बाबा क्यों याद आ रहे थे? बस ऐसे दिल घबरा रहा था। कोई बात है तो बताओ मुझे। नहीं बख्तावर बीबी, कोई बात नहीं, इसने नफी में सर हिलाया। देखो गुलनैन, मुझे लगता है कोई बात जरूर है, लेकिन तुम छुपाती हो। आप मुझे अपने साथ ले चले, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? गुलनैन ने बमुश्किल खुद को बात करने के लिए तैयार किया। अरे मेरी जान, मेरी गुड़िया, मुझे कोई एतराज नहीं तुम्हें साथ ले जाने में, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि वहां जाने से तुम्हें या फिर हिशम भाई को बहुत मसला होगा, क्योंकि लाइबा भाभी और हिशम भाई भी वहाँ इन्वाइटेड है। वो तुम्हें वहां देखेंगी तो इसी रोज की तरह जुनूनी हो जाएंगी। मुझे डर है कि वहां कोई तमाशा ना हो जाए। बख्तावर ने इसे अपने साथ ना ले जाने की असल वजह बताई। गुलनैन की रही से हिम्मत उम्मीद भी दम तोड़ गई। आज 14 तारीख थी, वो सारे घर वाले माइयों की रस्म में शरीक होने के लिए पहले जा रहे थे। गुलनैन ने भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन बख्तावर ने मना कर दिया। बख्तावर का इनकार गुलनैन को मायूसी में मुब्तला कर गया। वहां भी तमाशा मेरा ही बनेगा और यहाँ भी तमाशा मेरा ही बनेगा। वो तल्खी से सोचकर तल्खी से मुस्कुराए। बख्तावर के हाथ अपने कंधों से हटाकर पीछे हट गई। गुलनैन, क्या बात है, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? बख्तावर को कहीं चुपचाप मुंह फेर के पलट जाना दिल पर लगा। पता नहीं बख्तावर बीबी, अब तो अच्छे बुरे का फर्क भी भूलने लगी हूँ। वो अजीब से अंदाज में कहकर बाहर निकल गया। हालांकि कमरा सफाई मांग रहा था, लेकिन गुलनैन अपनी जात के गम फिक्र में उलझी सफाई भी नहीं कर सकी। और बख्तावर सोचती रहेगी कि अब इस शादी से फारिग होकर वो हिशम से गुलनैन के बारे में कोई हतमी बात करे कि आखिर इसका करना क्या है। अगर इसकी कहीं शादी करनी है तो संजीदगी से इस बारे में सोचे। आखिर इस तरह कब तक गुजारा होगा? घर से जाते हुए बख्तावर इसे बहुत सारी तसल्लियां और दिलासे देकर गई थी। नवेरा, खालाजान, मुनीब भाई, बख्तावर और बच्चे सभी एक साथ घर से निकले। अलबत्ता जुहेब इनके साथ नहीं गया, क्योंकि पिछले 3 दिन से पहले घर से गायब था। शायद अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर अय्याशियां करने गया हुआ था। सो गुलनैन घर पर अकेली थी। वो घर का मेन डोर लॉक करके अपने कमरे में आ गई। दोपहर के 1 बजे का वक्त था। सबके जाने के बाद घर में काफी फैलावा बिखरा हुआ था, लेकिन गुलनैन का दिल किसी अथाह गहराइयों में डूबता जा रहा था। वो चाहते भी कोई काम नहीं निपटा सकी और उठकर अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर के लिए पनके मौन कर बिस्तर पर लेटी तो दिल और भी घबरा उठा, यूं जैसे किसी ने दिल का गला घोंट दिया। आंख के पर्दे पर उभरने वाली शबीह ऐसी थी कि इसकी हथेलियों और पेशानी पर पसीना फूट पड़ा। वो एकदम उठकर बैठ गई। इसे अपनी कैफियत खुद भी समझ नहीं आती। बचपन से लेकर अब तक इसने अपनी इस कैफियत को हमेशा छुपा छुपा कर दबा दबा कर रखा था।
पिछले चंद दिनों से इसी कैफे ने इसे अजीब बेचैन और बेसुकून कर रखा था। वो इस तरारी हालत में फिरती थी, इसे यूँ लगता था जैसे वो कुछ पाने वाली है, कुछ खोने वाली है। अलबत्ता क्या पाना था और क्या खोना था, ये तो अल्लाह ही जानता था। वो घबराए हुए दिल के साथ बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। नंगे पाँव कितनी देर घर की राहदारियों के ठंडे फर्श पर टहलती रही। इसकी इन्हीं बेचैनियों के दौरान ज़ोहर की अज़ान सुनाई देने लगी। इसके बेचैन कदम खुद ब खुद वॉशरूम की सिमत उठने लगे। इसने वज़ू किया, थोड़ी देर बाद नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। आधे पौन घंटे में वो नमाज़ से फारिग हुई तो दिल को कुछ सुकून मैसर आया और इसी सुकून के बस वहीं ड्राइंग रूम के सोफे पर लेट गई। वो इसलिए भी कदरे मुतमिन थी कि इसने मेन डोर लॉक कर रखा था, लेकिन इत्मीनान की ये नींद इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और संगीन गलती थी। इसे सोए न जाने कितनी देर गुज़र गई कि अचानक वो नींद में कसमसा उठी। इसे अपने रुखसार पर किसी का लमस महसूस हुआ और यही लमस जब इसके रुखसार से इसकी गर्दन तक आया तो वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपने ऊपर झुके ज़ुहैब को देखकर इसकी आँखें फटकी और दिल जैसे बंद हो गया। "आप?" इसकी आवाज़ काँप रही थी। खुशकिस्मती से मैं ही हूँ। वो खबासत से मुस्कुरा था, लेकिन वो दरवाज़ा गुलनैन को दरवाज़े का ख़्याल आया और ज़ुहैब इसके ख़्याल पर हँसने लगा। "तुम्हारे जैसी दौलत घर में पड़ी हो तो चोर दरवाज़े खुद ब खुद निकल आते। बहुत अरसे से डुप्लीकेट चाबी साथ लिए फिर रहा था कि शायद कभी काम आ जाए, देखो आज काम आ ही गया।" इसने किचन में झूलती चाबी को बेसाख्ता चूम लिया। आप कब आए?" इसके पास बेरबत हो रहे थे। "बहुत देर से आया हूँ और तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर सोचा कि तुम्हें जगा ही लूँ और अभी जगा ही रहा था कि तुम खुद जाग गए।" ज़ुहैब ज़ुमानी नज़रों से देखते हुए कह रहा था और गुलनैन कुछ और सोच रही थी। इसे अपने बचने की बस एक वाहिद उम्मीद नज़र आई, जिसके लिए फ़ोन कॉल ज़रूरी थी। इसे फ़ोन के लिए टाइम निकालना था। मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। आप शावर लेकर आ जाएँ, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ।" इसके दिमाग ने तेज़ी से काम किया। ये भी अच्छी बात है, भूख तो वाक़ई लग रही है। ओके, तुम खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ।" ज़ोया पता नहीं कहाँ-कहाँ से आवारागर्दी करके आया था, इसे वाक़ई भूख लग रही थी। गुलनैन का आइडिया पसंद आया, इसलिए इसे कहकर खुद ऊपर चला गया। गुलनैन लपक कर फ़ोन सेट के करीब आई और इसने उँगलियों ने तेज़ी से नंबर डायल किया, दूसरी तरफ बैठ जा रही थी। "हेलो, हिशम खान स्पीकिंग?" इसने दोबारा पूछा। "गुलनैन बात कर रही हूँ साहब।" "ओह अच्छा, क्या हाल है?" "साहब आप मेरा हाल मत पूछो बल्कि मेरा।" वो भराई हुई आवाज़ में बोल रही थी जब दरमियान से लाइन काट दी गई। रिसीवर भी झटके से छीन लिया कि इसकी बात अधूरी रह गई। "मुझे चकमा दे रही है साली!" ज़ुहैब ने इसे बालों से दबोच कर अपने सामने कर लिया। "छोड़ो मुझे!" वो एकदम गुर्राई। "आज छोड़ने की बात ना करो, आज तो तुम प्लेट में सजी-सजाई मिली हो। आज रक्षी की माइयों की रस्म होगी और तुम्हारी सुहागरात।" ज़ुहैब इसे अपने कमरे की तरफ घसीट रहा था। "ज़लील कमीने, छोड़ो मेरा बाजू, मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती।" वो ज़ुहैब पर झपट पड़ी और इसी हाथापाई में सीढ़ियों के करीब कॉर्नर स्टैंड पर रखे कई डेकोरेशन पीसेस एक छनाके से ज़मीन बोस होकर चकनाचूर हो गए। "तुम मुझे पसंद करो, ना करो, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, ना जाने मन। आज मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारी खुशबू से महकेगा।" वो इसे खींच रहा था। "हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊँगी लेकिन तुम्हारी गंदी और घिनौनी ख्वाहिशात पूरी नहीं होने दूँगी। छोड़ो मुझे।" वो एकदम हाथ छुड़ा के भागी। आह! ज़मीन पर बिखरे काँच का गीला टुकड़ा इसके पाँव में पेवस्त हो गया और वो करा उठी। "मुझसे बच के भागोगे तो तुम्हें हर रास्ते पर ऐसे ही काँच मिलेंगे।" ज़ुहैब ने नीचे झुककर इसके पैर से काँच एक झटके से निकाल कर फेंक दिया और साथ ही खून की सुर्ख धारें फर्श को लाल करने लगी। "आओ तुम्हारे मरहम लगा दूँ।" वो इसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर इसे खींचता हुआ ऊपर लेकर फर्श पर खून से गुलनैन के पैरों के निशान बनते चले गए। दुपट्टा सीढ़ियों पर गिरा हुआ था। इसने लाकर गुलनैन को बेड पर धकेल दिया। वो एकदम पागल हो उठी थी। इसने चीख-चीख कर पूरा घर सर पर उठा लिया, लेकिन ज़ुहैब चौकीदार और दूसरी मुलाज़िम को छुट्टी पर भेज कर आया था, इसलिए मुतमिन था। गुलनैन ने इसे लैंप उठाकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो भेड़िया हर बार बच गया। गुलनैन इसके शिकंजे से निकलने के लिए हज़ारों जतन कर डाले, लेकिन इसका शैतानी पंजा बहुत मज़बूत था। "बाबा!" इसकी चीख बहुत बुलंद और दर्दनाक थी। ज़ुहैब इसके करीब झुका। "हिशम!" आज दूसरी बार वो तड़प के पुकारी थी, लेकिन हिशम खान दूसरी बार भी इसके दर्द से अनजान ही रहा। "आज फिर हिशम?" ज़ुहैब ने इसका चेहरा जबड़े से पकड़कर सख्ती से अपने सामने किया। "ज़लील कमीने, और किसको पुकारूँ?" गुलनैन ने इसे नोच खसोट डाला। "मुझे पुकारो, सिर्फ मुझे, मेरा नाम लो।" वो खबासत से हँसा, वो इसे धक्का देकर भागी, लेकिन ज़ुहैब ने इसे दरवाजे से वापस खींच लिया। वो रोई तड़पी भागी, लेकिन अपना बचाव नहीं कर सकी। इसकी चीखों-पुकार दम तोड़ गई। शैतान इस पर तसल्लुत जमा चुका था। चंद लम्हों में ज़मीन फटी, ना आसमान टूटा, ना ही कोई कयामत आई, लेकिन खान बाबा की गुलनैन दिन दहाड़े लुट गई। इसके पाँव से खून लगातार बह रहा था, लेकिन इस भेड़िए को कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, सिवाय अपने हवसज़दा नफ्स के, और इसकी हवस की भेंट चढ़ने वाली बेहिस्सो हरकत हो चुकी थी। इसका ख़्याल रखने के दावेदार दोनों बहन-भाई न जाने कहाँ थे। हिशम! इसके लबों से सिसकी निकली और फिर वो बेदम होकर एक साइड पे लुढ़क गई। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਉਹਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ फ़ोन ਤੋਂ बाद ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ख़्याल आ रहा है। मुनीब मुनीब इतने सारे बख्तावर इतने सारे लोगों में मुनीब को ढूंढती हुई बाहर लॉन में निकल आई। मुनीब! इसने मुनीब के कंधे पर हाथ रख कर इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों? मुनीब इसकी परेशान सूरत देखकर मुतफक्किर हुआ। वो मैं कब से घर के नंबर पर कॉल कर रही हूँ, लेकिन गुलनैन कॉल रिसीव नहीं कर रही। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, वो सो गई होगी। नहीं मुनीब, वो ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर नहीं सोती। और अभी तो ईशा की अज़ान भी नहीं हुई। बख्तावर का दिल अंदर ही अंदर होल रहा था। दोबारा ट्राई करके देख लो। मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ वापस घर चलें। बख्तावर ने इसका बाजू खींचा। पागल हो गई? थोड़ी देर बाद माइयों की रस्म शुरू होने वाली, मेहमान आ रहे हैं। मुनीब ने इसे टोक दिया। मुनीब, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मैंने चौकीदार के नंबर पर फ़ोन किया, वो कहते हैं ज़ुहैब साहब ने इसे छुट्टी देकर घर भेज दिया, तो इस वक़्त अपने घर में है। बख्तावर ने मुनीब को जिन नज़रों से देखते हुए बात समझाई, मुनीब भी ठिठक गया। ज़ुहैब घर आया हुआ है? वो ज़ेरे लब दोहरा के बोला। मुनीब, गुलनैन अकेली है घर पे, प्लीज़ मेरे साथ चलें। बख्तावर की आवाज़ भरा के अनजाने खदशे दिल को हिला रहे थे। चलो।
मुनीब भी ज़ुहैब की बाश फितरत को खूब समझता था, इसलिए गुलनैन का ख्याल आते ही चल पड़ा। खालाजान बच्चों का ध्यान रखिएगा, हम थोड़ी देर तक आ जाएंगे, किसी काम से जा रहे हैं। बख्तावर खालाजान को उजलत में बताकर बाहर निकले। इनकी गाड़ी गेट से निकली थी जब हिशम की गाड़ी करीब आई। बख्तावर कहाँ जा रही हो? लाइबा ने ऊंची आवाज से पूछा, लेकिन इस वक्त बख्तावर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लाइबा पर महज एक तलख निगाह डाल के रह गई। मुनीब ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लाइबा ने हिशम को देखा, वो पहले लाताल्लुक बना बैठा था। गुलनैन, बख्तावर ने घर में दाखिल होते गुलनैन को पुकारा, लेकिन सीढ़ियों के सामने वाले फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े, खून के निशान देखकर इसका दिल थक से रह गया। मुनीब के कदम भी अपनी जगह पर जम से गए और यही सुरख खून से नक्श पैरों के निशान सीढ़ियों के ऊपर तक जा रहे थे। गुलनैन, बख्तावर के कदम लड़खड़ा गए। संभल के, मुनीब ने इसे सहारा दिया, लेकिन जिसको सहारे की जरूरत थी इसको अभी तक किसी ने भी नहीं सहारा दिया। हाय मेरी गुलनैन! बख्तावर ने सीना पीट डाला। बख्तावर, हौसले से काम लो, इसे देखो तो सही, वो है कहाँ? क्या अभी भी देखने की जरूरत है कि वो कहाँ है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ कहाँ है? बख्तावर का दिल फट गया, वो एकदम चीख उठी। बख्तावर, भाड़ में गई बख्तावर! वो मुनीब का हाथ छटक कर दुख से कहती भागती भी ऊपर गई। इसके पैरों के निशान सुहेब के कमरे तक जा रहे थे। बख्तावर ने दरवाजा धकेला और दरवाजा खुलता चला गया। अंदर का हाल बाहर से नजर आ रहा था। बख्तावर के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन क्या करती, तबाशुदा इमारत का मलबा भी तो उठाना था। इसने करीब आकर गुलनैन को हाल देखा तो मुंह से दबी दबी चीख निकल गई। इस हराम खब्बीस हरामखोर ने इसे बुरी तरह रौंदा था, बुरी तरह मजरूह किया था, बर्बाद किया था इसे। बख्तावर इसके ऊपर झुकी और इसे बाहों में भेज कर तड़प तड़प के रो दी। वो बेहोश पड़ी गुलनैन को गले लगा धाड़े मारी थी, बैन करी थी और मुनीब से संभाल रहा था। लानत हो तेरी जिंदगी तो तेरी लानत, लानती औरत। अब आ गई है उसके पास। पहले थे पर जाई दी वरा तो छड़ के चली सी बगैरत जी। बख्तावर, संभालो अपने आप को, गुलनैन को इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुनीब ने समझदारी से काम लिया। बख्तावर के साथ मिलकर इसे अस्पताल ले गया। मुसलसल सुहेब के नंबर पर फोन करा था, लेकिन इसका नंबर ऑफ था, यकीनन वो फरार हो चुका था। सुबह के करीब इसे होश आया। इसने बोझल आंखें खोलकर देखा, बख्तावर बेड पर इसके करीब बैठी, इसका हाथ पकड़े बैठी थी। बख्तावर के आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। गुलनैन की बेहिस हरकत नजरें बख्तावर के चेहरे पर ठहरी हुई थी, बेतासुर और सपाट। गुलनैन, मेरी गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाती ना ये सब होता। बख्तावर इसके हाथ थामे रो पड़ी। मैंने तुम्हें अपने घर लाकर बहुत बड़ी गलती की। तुम हिशम भाई के घर रहती तो ये सब तो नहीं होता। तुम्हारी इज्जत तो मैं पूछ रही थी, चाहे लाइबा भाभी कुछ भी कहती रहती। बख्तावर हिचकियों से रो रही थी। गुलनैन साक्षी से देख रही थी। कुछ बोलो ना गुलनैन, खुदा के लिए कुछ तो कहो। बख्तावर ने इसे झंझोड़ डाला। ये क्या कर रही हैं आप? नर्स अंदर दाखिल हुई तो बख्तावर की हरकत देखकर सख्ती से बोली, ये मुझसे बात क्यों नहीं करी? बख्तावर की अपनी हालत क्या रो रही थी, वो रात से मुसलसल इसके सराहने बैठी रो रही थी और अब इसे गुलनैन की चुप मार रही थी। अभी वो रिलैक्स नहीं है, अभी तो होश में आई है, थोड़ी देर सब्र कीजिए, बात भी कर लेंगी। नर्स ने इसे तसल्ली दी। गुलनैन का बीपी चेक करने लगी, फिर इसे एक इंजेक्शन देकर चली गई। दोपहर 12 बजे के करीब डॉक्टर ने इसे डिस्चार्ज कर दिया। मैं गाड़ी निकालता हूं, तुम इसे साथ लेकर पार्किंग तक आ जाओ, मनीब कहकर बाहर निकल गया। चलो गुलनैन, घर चलो। बख्तावर ने इसका दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। घर? गुलनैन ने बतराई हुई स्पार्ट नजरों से देखकर पूछा, क्या अब किसी तीसरे घर जाना होगा मुझे? 2 घरों से तो बहुत फैस पा लिया मैंने। इसका सवाल बख्तावर का कलेजा चीर के वो तड़प की। ऐसा ना कहो मेरी गुड़िया, मेरा दिल फट रहा है। इसने गुलनैन की पेशानी चूम ली। आप मुझे इतना बता दिया, मेरा ठिकाना कहाँ होगा? लबो लहजा और अंदाज अब भी स्पार्टी था। मैं तुम्हें वापस हिशम भाई के घर छोड़ने जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। तुम इनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इन्होंने तुम्हें दानी से बचा लिया, वो तुम्हें जुहेब से भी बचा सकते थे अगर तुम इनके पास होती। बस मैं ही कुछ नहीं कर सकी। बख्तावर ने जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन गुलनैन के ज़हन में यही बात गर्दिश कर रही थी कि वो इसे वापस छोड़ने जा रही है, इस देवता के पास जिसकी गुलनैन ने पिछले कई बरसों से पूजा की थी। दिल ही दिल में चाहतों के हज़ारों दीप जलाए और खुद ही बुझा दिए, लेकिन कभी किसी को इस दिए की लोड नहीं लगने दी। अब बख्तावर इसे इसी के पास लेकर जा रही थी। वो पहले इस पर नज़र नहीं डालता था, अब तो वो थी भी दासी, और वो देवता दागदारी दासी को भला कैसे कबूल कर सकता था? गुलनैन बख्तावर को इनकार भी नहीं कर सकती और ना ही कुछ जिद कर सकती थी। एक बार फिर अपना लाशा अपने कंधों पर उठाए, जिस तरफ को कहा गया वो इसी तरफ चल दी। देखो गुलनैन, खुदा के लिए इस बात को मेरी खुदगर्जी मत समझना, लेकिन इसमें हम सबका फायदा कि हिशम भाई को पता ना चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, वरना वो जुहेब को कत्ल करके खुद फांसी चढ़ जाएंगे। प्लीज गुलनैन, बहुत नुकसान होगा। लानत तेरे ते, सारे खुद गर्ज। बख्तावर इसके सामने हाथ जोड़ी थी, गोया देवता को पता न चले कि दासी दागदार है, छुपाया जाए। इसने तल्खी से सोचा और छड़ छटक दिया। खैर इसे तो ये भी नहीं पता था कि इसकी एक दासी भी है जिसने इसे देवता बना रखा। अगर पता होता तो शायद यूं दर दर भटकने के लिए तो ना छोड़ता। वो बख्तावर के साथ गाड़ी में बैठ गई। ये फिर वापस आ गई। लाइबा बख्तावर के साथ गुलनैन को ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर बिदक गई। लाइबा, हिशम ने सख्ती से कहते इसे घूरा था। तो ठीक कह रही हूँ ना मैं, ये दोबारा वापस क्यों आई? भाभी प्लीज अपना दिल नरम रखे, दिल को पत्थर ना बनाए, वरना यही पत्थर आपकी जिंदगी के आईने में दरार डाल देगा। बख्तावर पर मुश्किल जब्त करते हुए बोली, ओ तो अब तुम मुझे बददुआएं देने लगी हो? लाइबा का एक खालिस्तान चाह रहे हो तो जैसा था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्लीज किसी दुखे दिल की बददुआ से डरे। हूँ कोई दुखा दिल, वो भी जिसका जो दूसरों का दिल दुखाती पी रही है। लाइबा, अपनी जुबान बंद करो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हिशम अपनी जगह से खड़ा हो गया। लाइबा हूँ करके फनकारती हुई एक सुलग सी नजर डालकर वहां पर हट गई। जाओ गुलनैन, तुम अपने कमरे में जाओ। बख्तावर ने गुलनैन को मुखातिब करते हुए अपने लहजे को नॉर्मल रखा कि कहीं हिशम खुटक ना जाए। गुलनैन ने दोनों बहन भाई पर एक नजर डाली, फकत एक नजर, फिर वहां से हटकी, लेकिन इस एक नजर का तीर दोनों के दिल में पेबस्त हो गया था।
क्या बात है बख्तावर, गुलनैन ठीक तो है? हिशम की छठी इसी से चौंका रही थी। जी वो दरअसल इसे बुखार था इसलिए इसे यहाँ ले आई हूँ। ज़रा परेशानी की बात नहीं, ठीक हो जाएगी। बख्तार ने बमुश्किल खुद को कंपोज किया। तुम लोग कल शाम को माइयों की रस्म से कहाँ चले गए थे, क्या बात थी? वो बस एक ज़रूरी काम निपटाने चले गए थे। रात भर काम निपटाते रहे तुम लोग? कोई परेशानी वाली बात है तो बताओ मुझे, हिशम खोज रहा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। अब आप गुलनैन का ख्याल रखिएगा, इसकी तबीयत ठीक नहीं। बख्तावर कहकर वापसी के लिए पलटी। इतनी जल्दी? जी वो बाहर मुनीब मेरा इंतजार करे, हमने शादी में भी जाना हो कि अल्लाह हाफिज। बख्तावर जल्दी जल्दी कहकर बाहर निकल गई। मुबादब अपना दुख हिशम के सामने रोने ना बैठ जाओ। हिशम हैरान परेशान सोचता रह गया, आखिर ये सारा चक्कर क्या है। मुनीब यहाँ तक आकर भी अंदर नहीं आया। बख्तावर गुलनैन को अजीब मशकूक सी हालत में छोड़कर वापस पलट गई। गुलनैन खामोशी से रोबोट की तरह अंदर चली गई। आखिर क्या हुआ इन लोगों के दरमियान के बगैर इतला किए से छोड़ने आ गए। वो कितनी देर वहीं खड़ा सोचता रहा, जब रह नहीं सका तो गुलनैन के कमरे में चला। आज पहली बार वो इसके कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन बहुत सारी उलझन और बहुत सारे सवाल लेकर। लानत तेरी जिंदगी ते हुण तो ओहदे कमरे विच दाखल होया, लानत दे मारे जो कल तेने फोन किया सी, तू मर गया सी ना, मर जाना। गुलशन ज्यादा देर इसके सवालों से बच नहीं सकी। पहली बार ऐसा हुआ कि इसके देवता ने इसी दासी पर गौर किया और इसके दुख, इसकी परेशानी को समझा, इसलिए इससे पूछने पर इसके पीछे चला है। और आज जब वो पूछ ही रहा था तो वो क्यों ना बता दी। इसे बख्तावर की हर मिन्नत समाजत भूल गई। वो मजीद जब्त नहीं कर सकी और इसके कदमों में गिरकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। हिशम अभी तक इसे फटी फटी नजरों से देख रहा था। गुलनैन, इसने नीचे झुकते हुए गुलनैन को दोनों कंधों से थाम कर अपने सामने खड़ा कर लिया, लेकिन इसका दुपट्टा नीचे फर्श पर ही पड़ा रह गया और इसके सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। और हिशम की नजरें पत्थर गई। इसका जिस्म बेहद दागदार हो रहा था। गर्दन पर और गर्दन से नीचे तक जख्म और खराशों के सुरख निशान थे। वैसे दो तीन निशान इसके बाएं रुखसार पर भी थे। इसकी मजरूह हालत बहुत कुछ कह रही थी। हिशम के हाथों की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। ये सब क्या हुआ गुल्लन? देवता दासी से हाल पूछ रहा था। आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या हुआ? क्या अभी भी ये बताने की गुंजाइश है कि खान बाबा की परसों की कमाई इज्जत चंद लम्हों में लुट गई? हिशम खान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि खान बाबा की गुल्लन लुट गई, बर्बाद होगी, लावारिस इमारत पर डाका पड़ गया? इसके हिशम खान का गिरेबान पकड़ लिया, उसे झंझोड़ते हुए चीख चीख कर बता रही थी। हिशम खान बताओ, जाओ बताओ लाइबा बीबी को, लुट गई गुल्लन। गुल्लन एक खुला बर्तन थी और हमारा कुत्ता इस बर्तन में मुंह मार गया, पलीद कर गया। अब ये बर्तन ना पा के फेंक दो, इसे तोड़ दो, घर में मत रखो, पलीद है। वो चीख-चीख कर निढाल हो गई और निढाल तो हिशम खान भी हो गया। खान बाबा के सामने कंधे नहीं, नजरें भी झुकी। रोज़े क़यामत इनके सामने जाता तो किस मुँह से जाता? इन्होंने अपनी एक बेटी की ज़िम्मेदारी सौंपी थी इसे और वो भी नहीं निभा सका। इसकी इज़्ज़त की हिफाज़त भी नहीं कर सका। इस इज़्ज़त की हिफाज़त जिसके लिए खान बाबा ज़रा देर के लिए घर से बाहर निकलते तो अक्सर काम अधूरा छोड़कर वापस भाग आते थे। कि इनकी गुलनैन घर पर अकेली, और आज वो अकेली सब कुछ लुटा कर आई थी। बताओ हिशम खान, अब मुझे किसके घर भेजना है तुमने? इसने हिशम के गिरेबान को झटका दिया। इसकी आंखें लहू टपका रही थी। अगर मुझे इस तरह बर्बाद करना था तो मुझे वापस भेज देते, मैं अकेली रह लेती। तुमसे ज्यादा मेरी हिफाजत तो कादिर खान कर सकता था। वो अजियतनाक कैफियत से गुजरी थी, इसलिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। एक उम्र सब्र किया था, बर्दाश्त किया था, खुद पे भी किया, कभी दिल की हालत को जुबान नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि इसका घर आबाद रहे, वो खुश रहे। मेरा इंतजार करो गुलनैन, वो कहकर अपना गिरेबान और गुलनैन वहीं ठहर सी गई। ठीक 1 घंटे बाद हिशम खान घर में दाखिल हुआ तो इसके साथ 4 और आदमी थे, जिन्हें वो लेकर सीधा ड्राइंग रूम में आए। बैठिए मौलवी साहब, आप भी तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूँ। वो इनको ड्राइंग रूम में बिठाकर बाहर निकल आया। हमीदा, ड्राइंग रूम में चाय सर्व करो। वो किचन की तरफ जाती हमीदा को ऑर्डर देकर गुलनैन के कमरे में आया। वो दरवाजे के हट पर घुटनों से सर उठाकर देखने लगी। आओ मेरे साथ। हिशम ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लिए तेजी से बाहर निकला, यहाँ तक कि गुलनैन को सवालों जवाब का मौका ही नहीं मिला और वो इसे सीधे ड्राइंग रूम में ले आया। बैठो, इसने गुलनैन को सोफे पर बिठा दिया। साहब, गुलनैन मौलवी साहब और गवाह को देखकर चकरा गई। निकाह शुरू कीजिए मौलवी साहब। हिशम खान ने इशारा किया और अभी वो निकाह पढ़ रहे थे कि हमीदा अंदर दाखिल होते ही अपनी जगह पर जम गई और ट्रे वहीं डालकर लाइबा के पास भागी। लाइबा बीबी गजब हो गया, आप लुट गई, बर्बाद हो गई। हमीदा अपने सीने पर 72 मारी थी। लाइबा बशीर को सुला रही थी। हमीदा की आवाज पर ठिठक गई। ऐसी कौन सी कयामत आ गई? कयामत आ गई लाइबा बीबी, वो साहब बाहर गुलनैन के साथ, और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा घर से निकालूंगी कि पलट कर कभी वापस नहीं आएगी, जलील कमीनी। लाइबा दबे दबे लहजे में गुर्राई। लाइबा बीबी, वो कहीं नहीं जाएगी, आप बाहर निकल कर देखे तो सही। हमीदा ने बमुश्किल कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? साहब निकाह करें इसके साथ। इसने बम फोड़ दिया। क्या? लाइबा का किया इतना बुलंद था कि बशर सोते सोते भी नींद से उठ कर लाइबा बाहर को भागी। कबूल है, गुलनैन का तीसरा और आखिरी कबूल है। इसकी समातों से टकराया, फिर मुबारकबाद की आवाजें सुनाई देने लगी। लाइबा ड्राइंग रूम के दरवाजे में किसी बुत की तरह इस्तादा थी। थोड़ी देर बाद वो सभी मेहमान चले गए और लाइबा अंदर आ गई। हिशम, ये आपने क्या किया? बशीर पूरी तरह रो रहा था, लेकिन लाइबा को कुछ एहसास नहीं था। निकाह किया मैंने, गुलनैन को बीवी का दर्जा दिया, इस घर की मालकिन बनाया ताकि वो आइंदा दर दर न भटके और कोई इस पर बुरी नजर न डाले। वो लावारसों जैसी जिंदगी गुजारती, अब मैं इसका वारिस बन गया। अब मैं इसका शौहर हूँ और वो मेरी बीवी है। हिशम का लहजा पथरीला सा हो रहा था। और मैं, तुम बेफिक्र हो, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही इस घर से निकालूंगा, क्योंकि तुम जैसी औरत को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी है। तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मुझे बच्चों का भी तो कुछ सोचना है। अलबत्ता अगर तुम खुद ये घर और बच्चे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम यहाँ रहो या चली जाओ, इस फैसले का असल इख्तियार तुम्हारे पास है। तुम रहना चाहती हो तो रहो, जाना चाहती हो तो दरवाजे खुले, शौक से जा सकती हो। हिशम ने दरवाजे की सिमत इशारा किया। लेकिन इस घर में रहना तो इतना याद रखना
कि हाँ, जो कुछ भी होगा वो गुलनैन की मर्ज़ी से होगा। इसकी मर्ज़ी के खिलाफ तुम इधर की चीज़ उधर भी नहीं कर सकती। कोई इल्ज़ाम तराशी की तो उठाकर बाहर फेंक दूँगा। आज ये सारी नौबत तुम्हारी वजह से आई। इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से इसकी इज़्ज़त तबाह होगी और आज मुझ पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं खान बाबा की इज़्ज़त को अपना नाम दूँ। मैंने दे दिया। अब इस घर में जो मुकाम इसका वो शायद तुम्हारा कभी नहीं होगा। तुम्हारे पास 10 मिनट है, सोच लो यहाँ से जाना है या रहना है। वो गुलनैन का हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में आके गुलनैन खुदा की रज़ा में साख्तो सामद और हैरान परेशान थी। शायद ये सब इसी तरह किस्मत में लिखा था और बाहर खड़ी लाइबा भी हैरान परेशान थी। अपनी कमबख्ती के हाथों मार खाकर अपने घर उजाड़ बैठी थी। खत्म शुद। जी, तो गाइज़ यहाँ पे हमारा ये आज का नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो बस नॉर्मल ही लगा, अगर मैं अपनी राय का इज़हार करूँ तो। क्योंकि इस तरह बेचारी रुल गई सारी, एंड ते सारा कुछ ही ओदी इज़्ज़त ही नहीं रही, सब कुछ चला गया ते हुण हिशम खान नूं याद आ गया। पहले बीबी के सामने स्टैंड नहीं ले सका। ख़ैर आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।